और एक दो हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया चल रहा है? यस सर। अच्छा, वेव्स का टेस्ट था आज? कैसा हुआ? भाई, अच्छा गया सर। कई बच्चों का कल भी टेस्ट था ना? सर सैटरडे था ऑनलाइन। हाँ, तो कल ही सैटरडे था बेटा। हाँ वही। कैसा गया टेस्ट? सर आएगा सर 150 के आ गए हैं। 150 के आगे आ जाएगा? कितने में से? 180। फिजिक्स से बात कर रहे हैं ना? बहुत बढ़िया। आवाज बेटा, शाबाश। हो रहे थे सवाल तुमसे? अबे सवाल हो रहे थे कि नहीं? सो गया बैठ के? नहीं हो रहा है। एक मिनट, नहीं हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? हो रहे थे। ये कॉमा कहाँ पे लगा हुआ है? कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है इस लाइन में, है? चलो भाई, खैर, थोड़ी सी बात करते हैं तुमसे। सर हाँ बोलो भैया। सर मैंने कल तुमने कल क्या कर दिया? गौतम सर से बात की डाउट लेक्चर की रिकॉर्डिंग। तो हाँ। उन्होंने बोला कि गुंजीत सर जब बोलेंगे तब मैं रखूंगा। अच्छा, जब मैं बोलूंगा तब वो रखेंगे? हाँ सर। ठीक है, मैंने बोल दिया। तो मैंने बोला ऐसे, बट वो बोलते कि लाइक सर मुझे कॉल करे या फिर मैसेज करे। चलो ठीक है, मैं कॉल कर दूंगा। और बताओ, और कुछ चाहते हो तुम? और कोई सेवा करी जाए तुम्हारी? नहीं। हम मेजर टेस्ट के लिए बताओ ना सर, कैसे करेंगे ज्यादा अभी। मेजर टेस्ट के लिए बेटा हाथ से करेंगे, या तो राइट से या लेफ्ट से। क्वेश्चंस दे सर दो। वेटेज कौन सा अभी का क्या सर करना पेपर है? का अरेंजमेंट कर दो। अरे पेपर के अरेंजमेंट के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारा काम है पढ़ाई करना, तुम पढ़ाई करो। सर हमारे एक सर है, बोलते हैं मुझे 5 लाख दे दो मैं तुम्हारा पेपर लिखूंगा आईआईटी का। 5 लाख रुपए दे दो, आईआईटी का पेपर लिख देंगे? हाँ सर। अच्छा, नहीं बेटा, मेरी तरफ से ऐसा कोई ऑफर एप्लीकेबल नहीं है, सो सॉरी। ठीक है ना? मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। खैर, मैं आपको दो चीजें बता देता हूँ। पहली चीज ये है कि मैंने एक चीज डिसाइड करी है। वो डिसाइड ये करा है कि क्योंकि हमारी हफ्ते में मुक्कालात सिर्फ एक ही दिन हो पाती है, दैट इज संडे टू संडे। और उस संडे टू संडे के लेक्चर में भी सिर्फ 1.25 घंटे का लेक्चर होता है, और उसमें भी आप आधा घंटा चीजों को लिखने में और टेपरे में बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए आज आपको लिखने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। आज हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे, और एंड में क्यूआर कोड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप चाहें तो साइड बाय साइड स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। बहुत अच्छी बात है साहब। पिछली बार हमने पढ़ा था कि अगर रस्सी को मैं दो एंड पर उठा के बांध दूं, तो उस पर स्टैंडिंग वेव बनाने की कंडीशंस क्या होंगी? उसकी लेंथ एल लैम्डा बाई 2 होनी चाहिए, उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज एनवी बाई 2L होनी चाहिए, और उस पे कितने नोड बनेंगे, कितने एंटी नोड बनेंगे, क्या शेप होगी। और हमने आपको ये बकायदा मैथमेटिकली प्रूव कराया था कि जब भी स्टैंडिंग वेव बनती है तो उसके किसी भी दो नोड्स के बीच की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या रहती है? वो सिर्फ काइनेटिक और इलास्टिक पोटेंशियल में चेंज होती रहती है। बोलिए, बात समझ में आती है? यस सर। ऑल राइट, सियर। Standing wave on a string fixed at one end. बात नहीं करना बेटा। पिछले लेक्चर तक हमने पढ़ा था एक ऐसी रस्सी के बारे में जो दोनों एंड पर बंधी हुई थी। आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी रस्सी की जो किस पर बंधी है? एक एंड पर बंधी है। किसी ने तो मुझको कुछ तो चैट में लिखा हुआ है,
प्लीज अपने अपने माइक्स म्यूट कर लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए सुनिए ध्यान से। देखो मेरे पास एक रस्सी है जिसको मैंने ऐसे करके एक एंड पर फिक्स कर दिया है, यानी कि यहां पर तो क्या बनना जरूरी है, लेकिन इस एंड को इस बार मैंने फ्री कर दिया। पिछली बार ये वाला एंड भी बना हुआ था, इस बार मैंने इस एंड को फ्री कर दिया, यानी कि दिस इज फ्री टू ऑसिलेट। अब अगर ये फ्री टू ऑसिलेट है तो बाउंड्री कंडीशन ये कहती है कि यहां क्या बनना चाहिए साहब, एंटी नोड बनना चाहिए। जब रस्सी दोनों एंड पे फिक्स थी तो यहां भी नोड था और यहां पर भी नोड था। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? अब यहां पर नोड है और यहां पर क्या है? एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न आता है बच्चों के मन में कि सर एक बात बताओ, अगर ये रस्सी यहां से फ्री है तो इसके अंदर टेंशन ही नहीं है, और जब इसके अंदर टेंशन ही नहीं है तो वेव की कोई वेलोसिटी नहीं होगी। अंडर रूट टी बाई म्यू पढ़ा है हमने, टी की वैल्यू 0 है। तो बेटा जब हम ऐसा बोलते हैं ना कि इसको मैंने फ्री कर दिया है, इसका एक्चुअली मतलब ये होता है कि आपने यहां पर एक दूसरी रस्सी से इसको बांध दिया है, और वो जो दूसरी रस्सी है वो बहुत लाइट है एज कंपेयर टू योर ओरिजिनल स्ट्रिंग। याद है ना, ये हमने डिस्कस किया था कि ये रस्सी काफी भारी है और ये काफी हल्की है। तो अगर ये काफी भारी और ये काफी हल्की है तो याद है जंक्शन फ्री एंड की तरह बिहेव कर रहा था, यानी कि नाउ दिस इज फ्री टू ऑसिलेट। अब अगर मैं इसको ऐसे बांध के ऐसे क्लैम कर दूं तो मैंने इसमें टेंशन मेंटेन कर रखी होगी, इसमें आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। अब ये फ्री है ऑसिलेट करने के लिए, ये ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट कर सकता है, ये पॉइंट फ्री नहीं है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं साहब? यहाँ क्या बनाना है, यहाँ क्या बनाना है? तो पहली पॉसिबिलिटी सोचते हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये बनती है कि भैया इस रस्सी पे जो स्टैंडिंग वेव बने उसकी शेप ऐसी होगी, यहाँ नोड और यहाँ पर ये नोड हो और ये जस्ट अगला एंटी नोड हो। इस पर्टिकुलर केस में क्या आपको ये बात समझ में आती है कि इसको जो लेंथ है दैट शुड बी लैम्डा बाई 4। एक नोड और उसके अगले एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी होती है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है साहब, इज दैट क्लियर, कि यहां नोड बन जाए, एक नोड और बन जाए और आगे क्या बन जाए? एंटी नोड। इस पर्टिकुलर केस में लेंथ कितनी होनी चाहिए? 3 लैम्डा बाई। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी? नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कहती है 1, 2 और 2.5, यानी कि व्हाट शुड बी दिस? 5 लैम्डा बाई 4। सिर्फ इन्हीं लेंथ के ऊपर स्टैंडिंग वेव बन रही है? बोलो यस और नो। यानी कि या तो लेंथ लैम्डा बाई 4 हो, या 3 लैम्डा बाई 4 हो, या 5 लैम्डा बाई 4 हो। सिंपल भाषा में बोलूं तो लैम्डा बाई 4 का ऑड मल्टीपल हो, यस और नो। यानी कि जनरल कंडीशन लिख सकता हूं L शुड बी इक्वल टू 2n-1। अगर n की वैल्यू 1 से डालोगे, अगर n की वैल्यू 0 से डालनी है तो 2n+1 भी लिख सकते हो, ये मैं पहले भी समझा चुका हूं। यानी कि इस रस्सी का जो लेंथ होना चाहिए दैट शुड बी 2n-1। जबकि जब रस्सी दोनों एंड पर बांध दी थी मैंने, तब कंडीशन थी L वाज n लैम्डा बाई 2। यहाँ कंडीशन क्या है? 2n-1 लैम्डा बाई। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आई होप इसमें कोई दिक्कत। अब अगर ये लेंथ अलाउड है तो इस पर जो फ्रीक्वेंसीज अलाउड है, जिसे हम नेचुरल फ्रीक्वेंसीज कह रहे थे, वो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे साहब? हम अगर फ्रीक्वेंसीज की बात कर लें तो हमें ये पता है कि L बराबर है 2n-1। देखते रहना ध्यान से, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स से डील करेंगे हम। यहाँ से वेवलेंथ कितना आ जाएगा? 2n-1। तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसीज चाहिए, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द फ्रीक्वेंसीज, तो फ्रीक्वेंसीज कैसे निकलती हैं? v बाई लैम्डा, यानी कि v डिवाइडेड बाई 4l डिवाइडेड बाई, यानी कि फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला आ जाएगा 2n-1 इंटू v बाई 4l। जबकि जब मैंने रस्सी दोनों एंड पर बांधी थी तब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आया था nv बाई 2l, जबकि यहां पर क्या आया है? 2n-1 v बाई। क्या ये बात समझ में आती है? इससे मुझे एक चीज ये समझ में आती है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है साहब, फंडामेंटल मतलब सबसे पहली वाली, तो n को मैं 1 डालूंगा, यहां फंडामेंटल आएगी v बाई 4l। जबकि रस्सी जब दोनों एंड पर बंधी थी तब फंडामेंटल थी v बाई। ये चीजें डिफरेंशिएट करेंगी इसे। बोली बात समझ में आती है? एक और मजे की बात, क्या ये वो पहली फ्रीक्वेंसी है जो मुझे मिल रही है? आई कैन नेम दिस टू बी फर्स्ट हार्मोनिक, एनी प्रॉब्लम? इसकी अगली फ्रीक्वेंसी मुझे क्या मिलेगी? n में 2 डालता हूं, अगर मैं n 2 डालूं तो अगली फ्रीक्वेंसी शायद 3v/4l मिल रही है, यानी कि 2f0 नहीं मिला बेटा मुझे। f0 के बाद सीधे क्या मिला?
यानी कि फर्स्ट हार्मोनिक के बाद सीधे क्या मिला, और अगर पिछले लेक्चर में तुम सोए नहीं थे, जग रहे थे, तो याद होगा ये क्या होगा इसका फर्स्ट ओवरटोन, क्योंकि एफ नॉट के बाद पहला हायर मल्टीपल ये आया है। अगला फ्रीक्वेंसी मुझे क्या मिलेगी, एन की जगह यहाँ पर 3 डाल दीजिए, क्या आएगी 5V/, विच इज इक्वल टू 5F0 का मतलब थर्ड हार्मोनिक की जगह सीधे क्या मिला, फिफ्थ हार्मोनिक क्या हो जाएगा। तो एक बड़ी चीज जो मैं अपने दिमाग में रखूंगा वो ये है कि जब मैंने रस्सी को दोनों एंड पर बांध दिया था तो मुझे सारे हार्मोनिक्स मिल रहे थे, F0, 2F0, 3F0, 4F0, 5F0, उसमें से हम 1 माइनस कर दे रहे थे तो ओवरटोन नंबर आ जा रहा था। याद आ रहा है ये बात। लेकिन जब रस्सी कितने एंड पर बंधी होती है, तो याद रखिएगा ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, इवन हार्मोनिक्स गायब हो जाते हैं। सिर्फ कौन से हार्मोनिक्स मौजूद होते हैं, ऑड हार्मोनिक्स। और क्या यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हार्मोनिक में से 1 माइनस करके ओवरटोन आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते भैया। 5वां हार्मोनिक दूसरे ओवरटोन के बराबर है, वो चौथे के बराबर नहीं है। इज दैट क्लियर और नॉट? सो फार सो गुड। हाँ भाई बच्चों, प्लीज टेल मी, क्या इसमें कोई दिक्कत है? सिंपल सी बात है, ये सब मैंने पढ़ा रखा है कि नहीं पढ़ा रखा है, बोलो सब बढ़िया लग रहा है? तो ध्यान सुनो भैया, लिसन टू मी केयरफुल्ली। अब मैं बनाने जा रहा हूं वो टेबल, हाँ एक टेबल बनवाई थी मैंने, N L, यहाँ क्या लिखा है F, फिर ओवरटोन, ओवरटोन के बाद शेप ए, नोड्स, शेप के बाद नोड्स, एंटी नोड्स, नोड ए, और नोड के बाद एंटी नोड्स, एंटी नोड ए। बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। लेंथ का मेरे पास जनरल फॉर्मूला है 2n-1 λ/4। फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला 4l। चलिए साहब आइए देखते हैं क्या होने जा रहा है। कैन यू अगर प्लीज मैं शो इस फर्स्ट स्लाइड, मुझे देखना आपने क्या किया था। 1 तो सेकंड। मैंने क्या किया था बेटा, मैंने ये किया था, देखो ठीक गया। हाँ यस ओके। चलो इधर देखो, अगर मैं इस टेबल की पहली वैल्यू n को 1 डालूं तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ रही है साहब, λ/4। फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है, जो कि फंडामेंटल होता है, कौन सा हार्मोनिक है, फर्स्ट। ओवरटोन कौन सा है ये, 0। अगर मैं बात कर लूं किस चीज की, शेप की, शेप की बात करने से पहले इस लाइन की शेप सही करनी पड़ेगी क्योंकि ये टेढ़ी बन गई है। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो भैया शेप कैसे बनेगी बताओ। इस एंड पर क्या बनाना जरूरी है, लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है तेरे पास, λ/4 पर एक एंटी नोड होगा, यानी कि आधे लूप में लस्सी ऑसिलेट करेगी। पक्की बात है साहब, एक बनेगा नोड, एक बनेगा एंटी नोड, कोई दिक्कत? बहुत अच्छी। अगली टेबल n की जगह 2 डालेंगे तो लेंथ कितना आ जाएगा, लेक करके 3 λ/4। फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी साहब, विच इज 3F0। कौन सा हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। ओवरटोन कौन सा। अब ध्यान से सुनिएगा साहब, अगर मैं शेप की बात कर लूं, शेप की, तो मुझे λ/4 की दूरी कितनी बार चलनी है, तो यहां से शुरू कर रहा हूं। ये नोड है, पहली बार λ/4 एंटी नोड, फिर λ/4 नोड, फिर λ/4 एंटी नोड, यानी कि 1.5 लूप में ऑसिलेट करेगी। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? 2 नोड है और 2 ही एंटी नोड है। देखो ये 2 नोड है, 1 और 2, और 1 और 2, 2 एंटी नोड है। दिख रहा है इतनी बात? यस सर। तो अगर इसी में तुझसे पूछ लिया जाए कि मान ले क्वेश्चन में लिख के आया कि रस्सी अपने थर्ड ओवरटोन में है, किसमें है, तो क्या ये सही बात है कि ये चौथे हार्मोनिक में है? क्या ये चौथे हार्मोनिक में है? आप ये चौथे हार्मोनिक में नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा। सेवेंथ हार्मोनिक। थर्ड पे फर्स्ट था, फिफ्थ पे सेकंड आएगा, तो सेवेंथ पे क्या आएगा, थर्ड आएगा। यानी कौन से हार्मोनिक में है ये, सेवेंथ में। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7F0। लेंथ कितनी है, 7 λ/4। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अगर मैं इसकी शेप बनाऊं तो सारे बच्चे ध्यान सुनना, कितनी बार λ/4 चलना है, 7 बार। नोट से शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 कम कराए हैं।
कितने डब्बे बनेंगे? 3.5 डब्बे। हाउ द मैनी द नोड्स? हाउ द मैनी द एंटी नोड्स? क्या इतनी बात समझ में आ गई भाई? दिस इज डिफरेंट फ्रॉम जो आपने लास्ट क्लास में कराया था। क्या कह रहे हो बेटा? दिस इज डिफरेंट ना, आपने जो लास्ट क्लास में किया था उसमें। हाँ बेटा, उसमें नोड्स ज्यादा आ रहे थे, एंटी नोड्स एक कम आ रहे थे, याद आ रहा है? यस। यहाँ बराबर आते हैं, इसीलिए बेटा ये दोनों आर्टिकल अलग अलग पढ़ते हैं ना हम लोग। बोलो भाई, कोई दुख दर्द समस्या है? नो सर। हाँ, कॉपी लास्ट में करेगा। कॉपी करने की नहीं हो रही बेटा, क्यूआर कोड मिलेगा आज। ओके। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। पहले बता दो, क्या मुझे इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। यस अब सर। देखो पेपर में तुमसे कैसे पूछा जाएगा। पेपर में साहब ऐसे पूछा जाएगा, टिंग 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 टिंग। देखिए क्वेश्चन 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल frequencies of a string are 90 hertz, 150 hertz, 210 hertz. Find, क्या क्या निकालेंगे साहब? पहले तो ये बताइए कि ये जिस रस्सी की बात हो रही है, ये एक एंड पे बंधी है या दोनों एंड पर बंधी हुई है? एक तो ये बताना है आपको। फिर आपको ये बताना है इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है। फिर आपको ये बताना है कि कौन से ओवरटोन्स हैं जो आपको दे रखे हैं। ओवरटोन्स नंबर गिवन, कौन कौन से ओवरटोन है जो मुझे दे रखे हैं। बोलिए, इतनी बात समझ में आती है ना? इस क्वेश्चन को कैसे मैं डील करूंगा, लिसन टू मी केयरफुली, एक बार में चीजें चमकेंगी आपको। पहली बात तो वर्ड लिखा हुआ है कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब अगर ये कोई भी हार्मोनिक है तो ये जस्ट अगला हार्मोनिक है और ये जस्ट अगला हार्मोनिक है, यानी कि ये सारे एफ नॉट के मल्टीपल्स हैं कि नहीं? एफ नॉट के क्या है? तो अगर मुझे एफ नॉट चाहिए तो एफ नॉट इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा विच इज 30 हर्ट्ज। क्या ये बात समझ में आ गई? यस। इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही एफ नॉट होगा, यानी कि एफ नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा? अब तू खुद से सोच और देख, तेरे को समझ में आएगा। क्या तेरे को समझ में आता है? ये 3 एफ नॉट है। ये कितना लिखा है? ये लिखा है 3 एफ नॉट। 3 एफ नॉट के बाद ये क्या लिखा हुआ है? 5F0 and 7F0. लेकिन हाईएस्ट सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 60 है ना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 60 है बेटा। मैथ सिखाऊंगा भी डाल के तुमको। 150 60 से कब से डिवाइड होने लग गया बेटा? अच्छा, ओके ओके, सॉरी। अरे क्या ये 3 एफ नॉट, क्या ये 5 एफ नॉट और क्या ये 7 एफ नॉट है? यस यानी सर। ये कौन सा हार्मोनिक है? थर्ड के बाद ये सीधा कौन सा हार्मोनिक है? फिफ्थ के बाद ये सीधा, यानी कि थर्ड हार्मोनिक्स आ रहे हैं। ये रस्सी कहाँ बंधेली है? 1. एक एंड पर बंधी हुई है। नहीं आई बात समझ में? अब बताओ ये कौन कौन से ओवरटोन है जो मुझे दिए हैं? ये कौन सा हार्मोनिक है? थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन होगा। फर्स्ट होगा। ये कौन सा होगा? सेकंड। ये कौन सा होगा? आई होप इतनी बात आपके भेजे में घुस गई होगी, समझ में आ गई। अब सुनिए इधर बहुत ध्यान से। अगर इसी क्वेश्चन का मैं डेटा चेंज कर दूं, डेटा चेंज करने का मतलब मान लो क्वेश्चन में 90, 150 और 210 की जगह तुमको दे दे कि 3 कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज हैं 80 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज। तो आइए अब देखिए हम डील करने की कोशिश करते हैं। अगर मुझे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो वो उनका HCF है। कितना आता है इनका HCF? 20 हर्ट्ज। मेरे ख्याल से आप सबको दिख रहा होगा, ये 4 एफ नॉट लिखा है, दिख रहा है? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? अब मुझे दिख रहा है ये 4 एफ नॉट, 5 एफ नॉट, 6 एफ नॉट, सारे हार्मोनिक्स दिख रहे हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है? ये रस्सी दोनों एंड पर बंधी है। समझ में आ रहा है कुछ की ऊपर से जा रहा है सब कुछ? अब बता बेटा, सोच के बताना। अगर ये 4 एफ नॉट है तो ये 4th हार्मोनिक, ये 5th हार्मोनिक, ये 6th हार्मोनिक, और ये रस्सी किस पर बंधी है? इसलिए अब ये क्या है?
थर्ड ओवर थर्ड ओवरटोन, थर्ड फोर्थ ओवरटोन, ओवरटोन। ये क्या होगा? ये फिफ्थ ओवरटोन। जल्दी बताओ, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं है? हाँ सर। इज दैट क्लियर? कैसे पहचानेंगे फ्रीक्वेंसीज देख के कि रस्सी 2 पर बंधी है कि 1 पर बंधी है? क्या ये बात चमकी आप सबको? बहुत अच्छी बात है साहब, आगे आइए। लिसन केयरफुली। हाँ बोलो बेटा। सर इसमें आपको ओवरटोन कैसे समझा? वो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ है, लाइक फर्स्ट को चालू क्यों नहीं किया जैसे आपने अरे में किया? ये 4 इंटू एफ नॉट है ना यार, एफ नॉट का चौथा मल्टीपल है तो फोर्थ हार्मोनिक होगा ना ये। और जब रस्सी दोनों एंड पर बंधी होती है तो ओवरटोन नंबर हार्मोनिक -1 होता है कि नहीं? सर समझा। समझा? हाँ सर। बहुत अच्छी बात है बेटा। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। बोले भाई, एनी No, प्रॉब्लम? sir. बोलो एनी प्रॉब्लम? नो सर सर। आप फिर से बता सकते हैं हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन 1 एंड 2 एंड्स? बेटा इफ द रेशो इज ऑड नंबर, कॉमन सेंस लगाओ ना यार। यार रेशो देखो, 3:5:7 का रेशो है, यानी कि दिस इज 3f0, 5f0, 7f0, तो सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? यस सर। तो रस्सी एक एंड पर बंधी है। यहाँ रेशो देखो 4:5:6, 4:5:6 मतलब सारे हार्मोनिक्स कंटिन्यूअसली प्रेजेंट है 4, 5, 6, यानी कि रस्सी दोनों एंड पर बंधी है। समझ आई बात? हाँ समझा, थैंक यू सर। ऑलराइट, बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ में आती है? इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यहां पर एक रस्सी है और यहां पर एक और रस्सी है। इस रस्सी की लेंथ मैंने आपको दे दी 0.3 मीटर, इसकी लेंथ मैंने आपको दे दी 0. कितनी? 75 मीटर। और यहां से एक पुली लगा दी, पुली से ऐसे करके इसको, पुली को फिक्स कर दिया और यहां से ले जाके एक 10 kg का मास टांग दिया। बोलिए साहब, कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। इस रस्सी की डेंसिटी दे रखी है 6.3 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। इस रस्सी की डेंसिटी दे रखी है 2.8 इंटू 10⁻³ kg पर। सो फार सो गुड। बताओ पहले तो, इन दोनों रस्सियों में टेंशन अलग अलग है कि सेम है? एंड आई होप इतनी मैकेनिक्स पढ़ के आए हो कि इन दोनों रस्सियों में जो टेंशन है वो इसके वेट के बराबर है। समझ में आ रही है बात की नहीं है? एफबीडी बना के दिखाऊंगा, या नीचे 10G लग रहा होगा, ऊपर टेंशन होगी, कुछ मूव नहीं कर रहा है तो T बराबर 10G, सब यूनिफॉर्मली होगा। यस, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज दहेज में और दे रखी है तुमको कि इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है बेटा? अरे बताओ, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है दोनों का? सेम है, ये दे रखा है क्वेश्चन में। सो फार सो गुड। नाउ आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अच्छा, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ले लो, 0.1 मीटर स्क्वायर। कितना? व्हाट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी at which junction behaves as node? Please read the question carefully. Right? सोचिए आराम से। मुझसे पूछा है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हो इसकी ऑसिलेशन की कि जंक्शन किसकी तरह बिहेव करे। तो आप ऐसे मान लीजिए, आप ऐसा इमेजिन कर लीजिए कि यहां पर आपको क्या बना देना है? नोड बना देना है साहब। बोलो हाँ या ना? तो अगर मैं इन दोनों रस्सियों को अलग अलग ट्रीट करूं तो क्या मैं इस रस्सी को मान सकता हूं दिस इज अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स? क्योंकि ये तो फिक्स है ही और ये भी नोड है, तो ये दोनों तरफ बंधी हुई है, और ये भी एक ऐसी रस्सी है जो दोनों तरफ बंधी हुई है। बोथ द रस्सी कैन बी ट्रीटेड एज। बोलो हाँ या ना? नाउ टेल मी, इस रस्सी को देखो, इस रस्सी को देखो, इसकी अपनी कुछ फ्रीक्वेंसीज होंगी कि नहीं होंगी? इसकी अपनी कुछ अलाउड फ्रीक्वेंसीज होंगी स्टैंडिंग वेव की, और इसकी अपनी कुछ क्या होंगी?
अलाउड फ्रीक्वेंसीज होंगी स्टैंडिंग वेव की, बोलो यस और नो। कब ऐसा होगा? जब यहां नोड बन जाएगा, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी for the first time। बोलो बात समझ में आती है? जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान ले इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, पक्की बात है। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 30 हर्ट्ज। आराम से सुनना, फंडामेंटल सेम होगी कि अलग अलग होगी? जल्दी बताओ बच्चों। अलग अलग होगी। अब बताओ भैया, 50 हर्ट्ज जिसकी फंडामेंटल है, 30 हर्ट्ज जिसकी फंडामेंटल है, मैंने इस पूरी रस्सी को 50 हर्ट्ज से ऑसिलेट करा दिया। किससे? क्या यहाँ स्टैंडिंग वेव बन जाएगी? यानी कि इस वेव के हिसाब से क्या ये पॉइंट नोड हो जाएगा? हो जाएगा। क्या यहाँ स्टैंडिंग वेव बनेगी? क्या यहाँ स्टैंडिंग वेव बनेगी? नहीं बनेगी। तो क्या इसकी वजह से ये नोड हो जाएगा? नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगी, तो इसकी वजह से तो इस पॉइंट का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आ रही होगी। बोलो यस और नो। यस सर। लिसन टू मी केयरफुली। अगर इसकी फंडामेंटल 50 है तो कितने लोगों को रियली समझ में आता है सर अगली अलाउड फ्रीक्वेंसी 100 है? यस सर। क्या 100 पे ऐसा हो जाएगा? नो सर। एलसीएम बताओ, क्या 150 पे ऐसा हो जाएगा? 150 पे होगा। 150 पे होगा। 150 हर्ट्ज वो ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिस पर ये होगी अपने थर्ड हार्मोनिक में और ये होगी फिफ्थ हार्मोनिक में। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। थर्ड हार्मोनिक का मतलब इसमें 3 लूप की स्टैंडिंग वेव बन रही होगी और ये पॉइंट नोड बन रहा होगा, और इसमें 5 लूप की स्टैंडिंग वेव बन रही होगी और इसमें भी ये पॉइंट नोड बन रहा होगा। तो अगर दोनों वेव से ये पॉइंट नोड बन रहा है, मतलब इधर से भी डिस्प्लेसमेंट 0, इधर से भी डिस्प्लेसमेंट 0, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है इसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। इज दैट क्लियर? क्या ये जरूरी है कि ये दोनों रस्सियां सेम हार्मोनिक में ऑसिलेट कर रही हो? ये No, सेम sir. हार्मोनिक में ऑसिलेट नहीं करेंगे। पहले तो बताइए क्या आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझा। अब सुनो बात ध्यान से। अब बात आती है कि मैथमेटिकली इसको कैसे करेंगे। तो मैथमेटिकली कैसे करेंगे, प्लीज सी द सॉल्यूशन। मैंने बोला लेट mth हार्मोनिक ऑफ लेफ्ट स्ट्रिंग has same frequency has same frequency as nth harmonic of right string। मतलब जब ये जंक्शन नोड बन रहा है पूरी तरह से, तो यहां पर कुछ mth हार्मोनिक होगा कि नहीं होगा? बोलो यस। यस जैसे सर। अभी जो मैंने फोटो बनाई है उसके हिसाब से m की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है? 3 दिख रही है। थर्ड हार्मोनिक है कि नहीं है? ऐसे यहाँ पर भी कुछ तो लूप्स बन रहे होंगे कि नहीं बन रहे होंगे? तो मैंने बोला मान लो ये वाली रस्सी m लूप्स में है और ये वाली रस्सी कितने लूप्स में है? n लूप्स में। तो N। इसका mth हार्मोनिक और इसका nth हार्मोनिक कोइंसाइड कर रहा है। यस और नो? तो Yes, बताओ sir। इसके mth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी कैसे लिखोगे? MF नॉट। mth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी होगी mv1/2l1। क्लियर? यस सर। और इसके nth हार्मोनिक की NV2/2L2। दिस शुड बी इक्वल। यस। तो अगर ये इक्वल है, क्या यहाँ से मुझे m और n में रिलेशन मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा साहब। ध्यान से देखिए कैसे मिलेगा। 2 से 2। मैं जो मैथमेटिक्स आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा m/n इज इक्वल टू L1/L2 इंटू V2/V1। बोलो हाँ। यस सर। यस अब सर। बताओ क्या तुम बुरा मान जाओगे कि V2/V1 को हटाकर मैं √μ1/μ2 लिख दूं, क्योंकि टेंशन तो दोनों में सेम है? यस सर कर सकते हैं। समझ आया? यस 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 सर। सर। नेक्स्ट, एक इंसान ने आपको ऐसा भी पढ़ाया था कि किसी भी रस्सी का जो म्यू होता है वो रो इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। किसी याद आ रहा है? यस 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 सर। सर। तो बेटा μ1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? μ1 की जगह रो1 रो1 इंटू एस और रो2 इंटू एस, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा SSC। हुआ है कि दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? सेम। सेम। सेम है। एस एस कट दिया, तो क्या ये L1/L2 इंटू रो1/रो2 आ गया? यस सर। ये सारी वैल्यूज मुझे दे रखी हैं। इसको अगर मैं पुट कर दूं तो विल आई बी एबल टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन m and n? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर मींस m/n बराबर L1 कितना बे? 0.3 और L2 0.75। डेटा दिख रहा है आपको कि छुप गया है? दिख रहा है ना? रूट ओवर
6.3 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन इंटू 10 की पावर 3। बोलो बच्चों, एनी डाउट? नो सर। चलो फटाफट देखना। देखो 10 की पावर 3 की 10 की पावर 3 लड्डू हो गया, या डेसिमल से डेसिमल लग गया। अब देखो 7 9 जा 63 और 7 4 जा 28। 9/4 रूट से बाहर आके कितना हो जाएगा? 1.5। 3/2। 0.3 इंटू 3 कितना होता है? 0.75 इंटू टी कितना होता है? क्या मैं डेसिमल डेसिमल हटा दूं? ये आ गया 9/15 विच इज इक्वल टू 0.6। यानी के यहाँ देख बेटा, m/n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है? तो आप मुझे सोच के बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट सॉल्यूशन सेट जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है? भैया फर्स्ट सॉल्यूशन सेट ये है कि m की वैल्यू 3 हो और n की वैल्यू क्या हो? यानी कि ऐसा तब हो रहा है जब ये अपने थर्ड हार्मोनिक में है, ये 3 लूप में ऑसिलेट कर रही है और ये कितने लूप में ऑसिलेट कर रही है? 5 लूप। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। सिर्फ तब पहली बार ऐसा होगा कि जंक्शन एब्सोल्युटली क्या बन जाएगा? क्यों? इससे पहले जब ये 2 लूप में ऑसिलेट कर रहा होगा तो उस फ्रीक्वेंसी पे यहाँ स्टैंडिंग वेव नहीं बन रही होगी, तो इस पॉइंट का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आ रहा होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? यस। इसका मतलब अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं तो फोटो कुछ इस प्रकार की दिख रही होगी कि जब मेरा जंक्शन पहली बार नोड बनेगा, पहली बार क्या बनेगा साहब? नोड। अब सुनिएगा इधर बहुत ही ध्यान से, यहाँ कितना मास टांगा था मैंने? 10 kg। जब जंक्शन पहली बार नोड बनेगा तो ये रस्सी कितने लूप्स में ऑसिलेट कर रही होगी? 3 लूप्स में। और जे वाली दूसरी वाली 5। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। यस और नो? यस सर। नाउ मुझे निकालना क्या था? अच्छा मेरा एक और क्वेश्चन है, ये जंक्शन एक ही बार नोड बनेगा कि बहुत बार नोड बनेगा? बहुत बार। देखो m/n है 3/5, तो पहला सोल्यूशन सेट है 3 और 5, अगला सोल्यूशन सेट शायद 6 और 10 होगा। सर 10। यानी कि जब ये छठे में होगी और ये 10वें में होगी, क्या ये मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। पक्की बात? बट मुझसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? मिनिमम। तो मैं पहला सॉल्यूशन सेट निकालूंगा, तो पहला सॉल्यूशन सेट का मतलब हो गया या तो तुम इसके थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी लिख दो या तुम इसके फिफ्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी लिख दो। ये दोनों अलग अलग वैल्यूज आएंगी कि सेम ही वैल्यू आएंगी? सेम ही वैल्यू आएंगी। तो लिख देते हैं इसके थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसके थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इसके थर्ड हार्मोनिक होगी 3v1/2l1। अब सोच के बता बेटा मुझे फटाफट से, मैं पूरा सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ। L1 कितना दे रखा है? 0.3। V1 कैसे निकालोगे? इसमें जो क्या वो रूट t/μ होगी? क्या मैं μ1 की जगह ρ1s लिख सकता हूँ? यस सर। अब मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे, टेंशन तो पता नहीं है मुझे, टेंशन कहाँ से लाऊं? 10 kg। क्या टेंशन इसका वेट होगा? यस होगा। तो टेंशन पता चल गया। क्या मुझे ρ1 पता है? यस। क्या मुझे s पता है? यस। सारी वैल्यू उठा के डाल दीजिएगा, दिस विल बी योर आंसर। इज दैट क्लियर और नॉट? अच्छा अगर वो आपसे इसमें ये पूछ ले कि जब पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये नोड बन रहा है, जब पहली बार ये ऐसा हो रहा है कि ये क्या बन रहा है, तो बताओ टोटल एंटी नोड्स कितने हैं? टोटल एंटी नोड्स कितने होंगे? 8 होंगे। कितने 8 क्यों होंगे? क्योंकि जब पहली बार ये नोड बन रहा है तो 3 लूप में ये है और 5 लूप में ये है, यानी कि 3 एंटी नोड इधर होंगे और 5 इधर होंगे। टोटल एंटी नोड 8 होंगे। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। टोटल एंटी नोड वुड बी 8। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? यस सर। बहुत अच्छी बात है सर। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? So please show the last slide. प्लीज शो द लास्ट स्लाइड। बिल्कुल साहब, बोलो बोलो बोलो। आपको लिखना चाहिए ना, क्या कह रहे हो बेटा? m/n is equal to L1/L2 under root μ1
By Mewtwo. Mewtwo by Mewtwo. बेटा आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बेटा, नहीं सुनाई दे रहा मुझे। बोलो बच्चों, क्या इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. चलो इधर देखो, लिसन टू मी केयरफुली। इस क्वेश्चन को ट्राई करो और बताओ। A string of length 120 centimeter has a standing wave on it where particles having amplitude 3.5 mm are separated by 15 centimeter as shown. 15 centimeter as shown. समझ आई बात? Find both ends या one end? 2 मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। रस्सी की लेंथ कितनी है साहब? पढ़िए, रस्सी की लेंथ कितनी है? 120 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस रस्सी पर क्या सेट है? आपको फोटो ऐसे बन के आई है कि इस रस्सी पर ऐसे करके स्टैंडिंग वेव सेट है और यहां पर बनी हुई है डॉट 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 लाइन। डॉट 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 का क्या मतलब है कि आगे भी कुछ और हो सकता है। अब सोचो तुम, आगे फुल लूप भी हो सकते हैं। फुल लूप कब होगा? जब रस्सी दोनों एंड पर बंधी होगी। और हो सकता है आगे फुल लूप ना हो, सिर्फ क्या हो, एक, अभी तुमने पढ़ा है हाफ लूप का मतलब ये रस्सी दोनों एंड पर बंधी है कि एक एंड पर बंधी है। तो मुझे नहीं पता इसके आगे क्या है, वही तो मुझे प्रिडिक्ट करना है फर्स्ट पार्ट पे कि दोनों एंड पर बंधी है या एक एंड पर बंधी है। पहले इतनी बात समझ में आती है। मुझे बोल दिया रस्सी की लेंथ कितनी है, उस पर क्या सेट है, जिस पर जो पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड कितना है, उनके बीच में सेपरेशन कितनी है। तो समझिए इस बात को। मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 3.5। तो क्या यहां पर भी एक पार्टिकल होगा जिसका एम्पलीट्यूड सेम है? बोलो कितना? 3.5। यहां पर एक पार्टिकल होगा, इसका भी एम्पलीट्यूड कितना है? इसका भी कितना है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो पार्टिकल्स हैं जिनका एम्पलीट्यूड कितना है बेटा? 3.5। इनके बीच की सेपरेशन कितनी दे रखी है आपको? 15 सेंटीमीटर ईच। बोलिए, बात समझ में आती है? इतने डेटा से आपको ये दो चीजें प्रिडिक्ट करनी है। पहली चीज तो आपको ये बतानी है कि रस्सी दोनों एंड पर बंधी है या। दूसरी चीज में बताना है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब एंटी नोड का एम्पलीट्यूड। एंटी नोड का जो एम्पलीट्यूड होता है 2a, क्या वही मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है कि नहीं? आपको 2a का वैल्यू बताना है। ट्राई करिए, 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, क्या कर सकते हैं ट्राई करके बताइए। थिंक व्हाट यू कैन
आया भाई कुछ आंसर? सर ए पार्ट का हाँ, ए पार्ट का क्या आंसर आया? सर बोथ एंड्स बोथ एंड। ओके, एनीबॉडी एल्स? अरे यार, मतलब ऐसी सिंपल सिंपल चीजें नहीं हो रही तुमसे इधर देखो। बहुत जस्ट लुक हियर, मुझे एक बात बताओ, ये सेपरेशन कितना है? 15। तो एक बात बताओ, ये सेपरेशन कितना है? 15। तो सिमेट्री ये कहती है कि ये कितना होगा? 7.5। अगर ये 7.5 है तो ये कितना होगा? आप में से किसी के माइक से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है बेटा। आप सुनो ध्यान से, 7.5 प्लस 15 प्लस 7.5, ये पूरे लूप की लेंथ कितनी आई? ये पूरे लूप की लेंथ आ गई 30। और मुझे ये पता है कि चाहे स्टैंडिंग वेव कुछ भी हो, दो नोड्स के बीच का सेपरेशन जो 30 है, ये तो λ/2 होता है। यानी कि मुझे ये पता चल गया कि λ/2 की वैल्यू कितनी है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है साहब? आप समझिए, आपको लैम्डा मिल गया और आपको रस्सी की टोटल क्या पता है? लेंथ पता है। तो पहले मैं मान लेता हूं रस्सी कितने एंड पर बंधी हुई है। अगर बेटा रस्सी 1 एंड पर बंधी है तो जो रस्सी की लेंथ है वो 2n-1 λ/4 को सेटिस्फाई करना चाहिए, जिसमें n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंटीजर। क्या ये बात मानते हो कि नहीं? रस्सी की लेंथ कितनी है? इज इक्वल टू 2n-1, लैम्डा कितना है? बाई 4। 60 से काट हो गए यहाँ 2, 4 2 जा, इज इक्वल टू, आई होप सबको दिख रहा है यहाँ से n कितना आएगा बेटा? जो कि इंटीजर, यानी रस्सी एक एंड पर। अगर ये रस्सी दोनों एंड पर बंधी हुई है तो इस L को क्या सेटिस्फाई करना चाहिए? जहां पर n इंटीजर होना चाहिए। आइए देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये है 120, ये है n, ये है 60, ये है 2। 60 से यहाँ कटा 2, n की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 4, विच इज एन इंटीजर। इसका मतलब ये रस्सी कितने एंड पर बंधी हुई है? दोनों एंड पर बंधी हुई है। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? रस्सी कितने एंड पर बंधी है? माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या जितना मैंने आपको करके दिखाया, क्या आप इससे पहचान सकते हैं कौन से हार्मोनिक में? सर फोर्थ हार्मोनिक। कितनी आई है? 4 मतलब कौन सा हार्मोनिक? फोर्थ हार्मोनिक मतलब कौन सा? ओवरटोन। बोलो कोई दिक्कत वाली बात? नेक्स्ट, मेरे को क्या चाहिए? तो एक बात करते हैं भाई, ध्यान सुनो। किसी भी स्टैंडिंग वेव में जो एम्पलीट्यूड होता है किसी भी पार्टिकल का, वो सेम होता है कि चेंज होता है? अगर आपको याद है तो किसी भी पार्टिकल मतलब किसी भी एक्स का जो एम्पलीट्यूड होता है वो ये होता है 2a sin के x। इतनी बात याद आई कि नहीं आई? तो अब मुझे कॉमन सेंस लगाओ। इस फिगर को देख के क्या मुझे ये नहीं पता है कि ये वाला जो पार्टिकल है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये वाला जो पार्टिकल है इसका एम्पलीट्यूड 3.5 है, इसका एम्पलीट्यूड 3.5 है और इसका x कितना है? 7.5। यानी कि 7.5 x पर एम्पलीट्यूड 3.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या ये वैल्यू मैं सेटिस्फाई करा सकता हूं? तो अगर मैं इसको सेटिस्फाई करा दूं तो बताओ एम्पलीट्यूड कितना है? ये 2 है, मुझे पूरा पूरा चाहिए, यही तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, इसको मैं छेड़ूंगा नहीं। साइन के कितना होता है बेटा? इनटू सर एम्पलीट्यूड 7.5 है ना? x। एम्पलीट्यूड 7.5 क्यों बेटा? एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन से डिस्टेंस होती है ना। तो देखो 3.5 इक्वल टू साइन, सारे बच्चे ध्यान से देखना,
2 पाई। क्या मुझे लैम्डा पता है? Yes, sir. क्या मुझे एक्स पता है? Yes, sir. 7.5। तो देखो सॉल्व करो, 2 से काटोगे 30 आ जाएगा, 7.5 से काटोगे 4 आ जाएगा। साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 कितना होता है? 1/√2. 1/√2. 2a की वैल्यू कितनी आ गई? 3.5√2. और यही 2a मुझे चाहिए था, बिकॉज दिस 2a इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द एंटीनोड। आंसर है 3.5√2 मिलीमीटर। बहुत टफ है। तो फिर हुआ क्यों नहीं तुमसे? बैठे हुए हो। समझ में आ गया कि क्या करना है कि नहीं आया? आ गया सर. The A part में can't we directly say कि like lambda by 4 is equal to 15? क्या? Like lambda by 4 is equal to 15 equate नहीं कर सकते because 15 दिया हुआ है ना. हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। The distance between node and antinode should be the same. Like वैसे logic लगा. ये कहा, ये नोड का है? neither this is node nor this is No, it's antinode. not a node or antinode, but like the proportion is same. So अगर shift किया and if it was a node, then the distance would be the same now. नहीं बेटा, ऐसा हमेशा नहीं होगा। ऐसा हमेशा नहीं होगा ना। But like amplitude same है. Like so like the distance between the node and antinode should also be 15 now. The distance between node and antinode is fixed, that is fine, but ये दूरी हमेशा lambda by 4 होगी। Is it important? Is it necessary? Okay, sir. अच्छा एक बात बताओ ना यार, ये बेसिकली ये 2 पॉइंट वही तो लिए मैंने जिनका सेम एम्पलीट्यूड है। बोलो यस और नो? Yes, sir. इसकी जगह तुम ये वाले पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ये वाला ले लो, एक पॉइंट ये वाला ले लो। अब बताओ क्या इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है? Yes, sir. बट क्या ये सेपरेशन lambda by 4 होगी अब? नहीं sir. हाँ, okay, got it. Got it or not? Yes. सर फॉर्मूला 2a cos kx नहीं होता? बेटा 2a sin kx लेके चलते हैं यहाँ पर। 2a, चलिए अब एक चीज बताइए, आपको याद होगा आपके नोट्स में, चलिए ये भी एक अच्छा सवाल पूछा है इस बच्चे ने, आपके नोट्स में हमने ऐसी वाली स्टैंडिंग वेव भी लिखवा रखी है। जब हमने शुरू किया था तो ये वाली लेके चले थे, बोलो याद आया? लेकिन Yes, जब sir. हमने रस्सी को 2 एंड पर बांधा था तो हमने उसकी इक्वेशन ये ली थी। बोलिए याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक बड़ा सवाल ये है सर कि हम एम्पलीट्यूड ये लें कि ये लें। वो आपको देखना पड़ेगा, आपको एम्पलीट्यूड ये लेना पड़ेगा साहब। क्यों लेना पड़ेगा? ध्यान से सुनिए। ये फिगर चिल्ला चिल्ला के ये बता रही है कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना है, यानी कि x बराबर 0 पर एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है। तो अगर बेटा तुम 2a cos kx ले लोगे तो इसमें x 0 डालने पे एम्पलीट्यूड 0 आ रहा है कि 2a आ रहा है? 2a आ रहा है, इसलिए ये नहीं ले सकते। यहाँ देखो अगर मैं ये एम्पलीट्यूड लूंगा तो क्या इसमें x 0 डालने पे y 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल 0 आ रहा है। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? ऑल राइट, चलिए साहब अब बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है साहब। क्या लिखा हुआ है? केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने? Yes. चलिए, रेजोनेंस की बात करने से पहले मुझे आपसे कुछ चीजें जाननी है, तब तो मैं आपको इसकी फील दे पाऊंगा। पहले तो बता, एसएचएम के अंदर क्या आपने अभी डैम्प्ड ऑसिलेशंस और फोर्स्ड ऑसिलेशंस पढ़ लिया है? Yes, sir. आपको तो मैंने पढ़ाया था। सारे बच्चों बाकी डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन आपने पढ़ा है? हाँ सर. हाँ सर. अच्छा बताओ फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है? व्हाट इज अ फोर्स्ड ऑसिलेशन? एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा के ऑसिलेशन कराते हैं हम. एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा के क्या कराते हैं? ऑसिलेशन. कराते हैं। क्यों कराते हैं साहब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स क्यों लगाते हैं? क्योंकि फिर वो डैम्प होकर उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं होएगा, इसलिए लगाते हैं. बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये पता है कि हर सिस्टम की, इस दुनिया में हर सिस्टम की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। यस सर. नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब अगर आप उसे बिल्कुल क्या छोड़ देंगे, फ्री, तो वो क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो,
तुम सबको आवाज आ रही है? यस सर। आ रही है सर। अरे आवाज आ रही है बेटा? यस सर। आ रही है। यस अरे सर। आवाज आ रही है नहीं आ रही है? यस आ रही है सर। हाँ चलो, अब सुनो ध्यान से, इधर देखो, ये माउस दिख रहा है सबको? हाँ भैया, ये बेसिकली सिंपल पेंडुलम है। क्या है ये? इधर देखो ध्यान से, अगर मैं इस माउस को ऐसे हल्का से हिला के ऐसे करके छोड़ दूं, क्या ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है? जिस फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट कर रहा है वो कहलाएगी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल का मतलब जिससे ये फ्रीली ऑसिलेट कर रहा है, जिसको हम इसे कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे। बोलिए, बात समझ में आती है? नाउ अगर आप इसको नेचुरल ऑसिलेशन करा के ऐसे छोड़ दें तो क्या है, जिंदगी भर ऑसिलेट करता रहेगा या इसका एम्पलीट्यूड डैम्प हो जाएगा? डैम्प हो जाएगा। डैम्प हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड घटता चला जाएगा, विद टाइम एनर्जी डिसिपेट होती चली जाएगी और अल्टीमेटली रुक जाएगा। बोलो, बात समझ में आती है? अब जैसे अगर मैं तुमसे बात करूं कि इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो आई एम श्योर एसएचएम में आपने पढ़ा है, इसका टाइम पीरियड 2π√L/g होता है। रिमेंबर दिस और नॉट? इसकी जगह तुम्हें नेचुरल फ्रीक्वेंसी की और फील लेनी है तो बेटा एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लो, एक छत से टांग दो और एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को टांग दो, तो वो ऐसे करके 2π√m/k के टाइम पीरियड से ऑसिलेट करता है कि नहीं? यस। तो वहां से उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी उसकी? नेचुरल। बट फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या होता है कि आप बाहर से क्या लगा रहे होते हैं? एक्सटर्नल फोर्स, और वो भी कॉन्स्टेंटली नहीं, पीरियोडिकली। कैसे लगाएंगे? पीरियोडिकली मतलब आप उस फोर्स को एक फिक्स्ड टाइम के बाद लगाएंगे, यानी कि उस फोर्स की भी अपनी क्या होगी? एक फ्रीक्वेंसी। उस फोर्स की भी अपनी क्या होगी? एक। क्यों लगाते हैं? सोच के देखते हैं क्यों लगाते हैं साहब। क्यों लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं ताकि उसका ऑसिलेशन डैम्प ना हो। इसका सबसे अच्छा रियल लाइफ एग्जांपल अभी मैं बता देता हूँ तुम्हें अपने आप फील आ जाएगी कि सर फोर्स ऑसिलेशन का क्या मतलब है। भैया बचपन में हम लोग सब झूले बैठे थे, तो मान लीजिए आप झूले में बैठ के झूल रहे हैं और आप ऐसे करके झूल रहे हैं और खुद को फ्रीली छोड़ दीजिए, तो आप झूलते रहेंगे कि थोड़ी देर बाद रुक जाएंगे? रुक जाएंगे। लेकिन बचपन में क्या करते थे, जब आप झूला झूलते थे आगे जाते थे और पीछे आते थे, पीछे से कोई आपको धक्का देता था, फिर आप आगे जाते थे, फिर पीछे आते थे, फिर कोई आपको धक्का देता था, फिर आप आते थे, फिर कोई आपको धक्का देता था। तो बेसिकली ये फ्री ऑसिलेशन है कि फोर्स्ड ऑसिलेशन है? फोर्स्ड। जिसमें मैं पीछे से क्या लगा रहा हूँ? फोर्स लगा रहा हूँ। कॉन्स्टेंटली लगा रहा हूँ कि पीरियोडिकली लगा रहा हूँ? पीरियोडिकली लगा रहा हूँ। जितने टाइम में तुम घूम के ऐसे करके आ रहे हो लौट के, उतने टाइम में ही, उतने टाइम के बाद में फोर्स लगा रहा हूँ, उतने इंटरवल पे। इज दैट क्लियर और नॉट? ऐसे ऑसिलेशन को क्या कहते हैं साहब? फोर्स ऑसिलेशन। बोलिए, बात समझ में आती है? अब जो मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है सर के ऊपर से बाउंसर चला जाए, तो लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। अगर ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी? और सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सिस्टम की क्या? अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो हम बोलते हैं रेजोनेंस हो गई। क्या हो गई है? मतलब जिस फ्रीक्वेंसी से आप फोर्स लगा रहे हैं उसी फ्रीक्वेंसी से सिस्टम क्या करना शुरू कर दे, या ऐसे बोल लो कि सिस्टम के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी अगर आपके फोर्स के एप्लीकेशन की फ्रीक्वेंसी से क्या कर जाए? मैच कर जाए, तो हम बोलते हैं क्या आ गया है साहब? और रेजोनेंस पहचानने की सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको थोड़ा फील लेना पड़ेगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि रेजोनेंस आ गई? क्योंकि रेजोनेंस पर एम्पलीट्यूड्स बहुत लार्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आप सर इस बात की हमको फील कैसे लेंगे? तो थोड़ा सा फील करने की कोशिश करिएगा, देखते हैं आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। देखो भैया, क्या ये माउस दिख रहा है? यस सर। मैं इसका फोर्स्ड ऑसिलेशन कराऊंगा। क्या कराऊंगा? हालांकि ये माउस एक पॉइंट मास नहीं है, पॉइंट मास होता तो और ज्यादा ब्यूटीफुली मैं तुम्हें दिखाता, लेकिन फिर भी कोशिश करो। देखो पहले मैंने इसे ऐसे हिला के छोड़ा, ये कैसा ऑसिलेशन है? डैम्प। ये नेचुरल ऑसिलेशन है, इसका डैम्प्ड ऑसिलेशन। बोलो हाँ या ना? अब मैं क्या लगाने जा रहा हूँ? लिसन टू मी, मैं फोर्स लगाऊंगा पीरियोडिकली। ध्यान से देखना क्या होगा इसके साथ। देख पा रहे हो? अभी सोच के बताओ, क्या मैं जो फोर्स लगा रहा हूं
मेरे फोर्स लगाने की फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रहे हैं क्या? नहीं सर, नहीं कर रहा। इसका ऑसिलेशन ब्यूटीफुल स्टेबल दिख रहा है क्या आपको? नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर मैं फोर्स की फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करा दूं तो इसका ऑसिलेशन तुम्हें बड़ा खूबसूरत सा अच्छे लार्ज एम्पलीट्यूड से दिखेगा। क्या ये बात फील कर पा रहे हो? यस सर। देखो ऐसे अगर मैं मेंटेन करके मारता रहूं तो फील कर पा रहे हो? नहीं, ये माउस है क्योंकि इधर उधर जा रहा है, बट कैन यू फील दिस? जैसे झूले में देखो, जब तुम्हारा झूला पूरा घूम के लौट के वापस आता था तो एग्जैक्टली उसी इंस्टेंट पर अगर मैं बार बार फोर्स लगाऊं तो क्या वो लार्ज एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करता रहेगा कि नहीं? यानी कि आपको अपनी फ्रीक्वेंसी किससे मैच करानी पड़ जाएगी? झूले के फ्रीक्वेंसी, सिस्टम के फ्रीक्वेंसी से। क्या ये बात समझ में आती है? ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या अचीव हो गया भैया? रेजोनेंस। रेजोनेंस हो गई। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर फोर्स ज्यादा लग जाए तो भी तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। क्या बेटा, क्या कह रहा है? सर फोर्स ज्यादा लग जाए तो भी तो नहीं एम्पलीट्यूड बेटा, बढ़ फोर्स जाएगा। का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखने की बात हो रही है, पीक वैल्यू उतनी रखनी है। ओके सर। बोलो क्या बच्चों ये बात समझ में आई? यानी कि रेजोनेंस का सिंपल सा मतलब क्या होता है? ध्यान सुनिएगा। पहली चीज, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या मैं ड्राइविंग फोर्स को सिंपली सोर्स बोल सकता हूं? शुड बिकम इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम। पहले तो ये बताओ क्या ये बात समझ में आई? नेक्स्ट, एट रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस अचीव हो गई है तो सिस्टम क्या करेगा भैया? ऑसिलेट्स विद लार्ज एम्पलीट्यूड। सिस्टम किससे ऑसिलेट करेगा? पहले तो बताओ क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आती है? चलिए मैं आपको इसकी थोड़ी सी और फील देने की कोशिश करता हूँ। एक बात बताइए, अगर एक रस्सी को मैंने दोनों एंड पर बांध दिया है और उस पर मैं स्टैंडिंग वेव बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ? तो एक फ्रीक्वेंसी हो सकती है कि बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हो सकती है? बहुत सारी हो सकती है। बोलो यस और नो? यस तो सर। अगर मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में रेजोनेंस को फील करना है तो देखो मैंने क्या कर सकता हूँ। मान लो मैंने ये एक लकड़ी का डब्बा लिया, वुडन बॉक्स। क्या लिया बेटा? एक वुडन बॉक्स। इस वुडन बॉक्स पे मैंने ऐसे करके एक क्लैंप लगाया, एक ऐसे करके क्लैंप लगाया, और यहाँ पे क्लैंप लगा के एक रस्सी बांध दी इन दोनों के बीच में। बोली बात समझ में आती है? अब ये सारी चीजें बेटा फील करनी पड़ेंगी तुम्हें। सारा चीज खेल फील करने का है। क्या आप ट्यूनिंग फॉक जानते हो? ट्यूनिंग फॉक क्या होता है? यस सर। जो लोग ट्यूनिंग फॉक नहीं जानते उनको मैं बताता हूँ। चिमटा देखा है बेटा जिससे घर में रोटी बनाते हैं? अरे ऐसा दिखता है जो घर में रोटी किचन में देखा होगा, कुछ इस तरीके का दिखता है। देखा है? पापड़ सेकता। हाँ, पापड़ सेकते हो जिससे। ट्यूनिंग फॉक कुछ ऐसा दिखता है बेटा लेबोरेटरी में, समथिंग लाइक दिस। और इस ट्यूनिंग फॉक में इसको हम लोग बोलते हैं स्टेम, जहां से आप पकड़ते हैं, और इसको बोलते हैं प्रॉन्ग्स। क्या ये बात समझ में आती था? और इस ट्यूनिंग फॉक को पकड़ के आप ऐसे करके अगर मारेंगे तो इसके प्रॉन्ग्स ऐसे 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 करके आवाज आती है। आवाज आवाज क्यों आती है वो बात की बात है, वो साउंड वेव में पढ़ेंगे, वो गया। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हमें ये पता है जब हम इसको ऐसे करके हिट करेंगे तो प्रॉन्ग्स ऑसिलेट करेंगे। बोलो यस और नो? यस। ध्यान तो सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। फील लो इस बात की कि मैंने ये ट्यूनिंग फॉक लिया, इस ट्यूनिंग फॉक को मैंने ऐसे करके वाइब्रेट कराया बहुत जोर से, और यहाँ पे रख दिया इस वुडन बॉक्स। इस वुडन बॉक्स पे ऐसे करके इस ट्यूनिंग फॉक को रख दिया, और ये ट्यूनिंग फॉक ऐसे करके क्या कर रहा है? बहुत जोर जोर से तू सोच आराम से। अगर ये ट्यूनिंग फॉक ऐसे करके वाइब्रेट करेगा तो क्या इसके वाइब्रेशन इस स्ट्रिंग को पास ऑन होके इस रस्सी को भी वाइब्रेट कराएंगे? हाँ सर कराएंगे। बिल्कुल कराएंगे, क्योंकि ये कनेक्टेड है ना भाई एक रस्सी से। कोई एक चीज अगर वाइब्रेट करती है, जैसे मान लो जिस कमरे में होगा यही भूकंप आ जाए, तो सारी चीजें ऑसिलेट करेंगी कि वाइब्रेट करेंगी कि नहीं करेंगी? हाँ करेंगी। These all are connected। तो ये ऐसे करके ऑसिलेट कर रहा है, मान लो कितनी फ्रीक्वेंसी से साहब? एफ नॉट। अब ये ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहा है, क्या उससे रस्सी भी ऐसे ऐसे करके हिलना शुरू हो जाएगी? हाँ। तो आप फील करिए,
शुरुआत में रस्सी अगर ऐसे ऐसे फील करेगी तो इसका एम्पलीट्यूड आपको बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होगा, आपको ऐसा नहीं तो होगा। लगेगा कि ऑसिलेट कर रही है, पर स्टैंडिंग प्रैक्टिकल करवाया इसका। नहीं दिखेंगी। पर क्या इस पर स्टैंडिंग वेव्स बन सकती हैं? अगर मान लो इसकी लेंथ सफिशिएंट लेंथ है जो एन लैम्डा बाई 2 को सेटिस्फाई कर जाती है, तो क्या इस पर स्टैंडिंग वेव बन सकती है? उस स्टैंडिंग वेव की एक फ्रीक्वेंसी हो सकती है कि बहुत सारी? बहुत सारे। अगर उसमें से कोई भी फ्रीक्वेंसी, इस स्टैंडिंग वेव की कोई भी फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर गई? F से। मतलब रस्सी उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना शुरू कर दी जिससे आप किसको लेके आए थे? ट्यूनिंग फॉक को। तो मैं बोलूंगा रस्सी और ट्यूनिंग फॉक के बीच में क्या हो गया है? रेजोनेंस। और जैसे ही रेजोनेंस रिसीव होगी ना, ये रस्सी के एम्पलीट्यूड आपको बहुत ब्यूटीफुल, बहुत लार्ज, सफिशिएंटली नेकेड आई से ये रस्सी आपको ऐसे अचानक, देखो शुरू में ऐसा होगा जब तू यार ट्यूनिंग फॉक रखेगा रस्सी ऐसे हिल रही होगी, बट अचानक से इसके एम्पलीट्यूड क्या हो जाएंगे? लार्ज हो जाएंगे, और आपको पता चल जाएगा क्या अचीव हो गया भैया? रेजोनेंस अचीव हो गई है। अब वो डिपेंड करता है कितने लूप्स में ऑसिलेट करेगी। 2 लूप में ऑसिलेट करेगी तो रस्सी ऐसे हिलती हुई दिखेगी ऊपर नीचे, 3 लूप में होगा तो 3 लूप बन जाएंगे, 4 लूप होगा तो 4 लूप बन जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि इसके कौन से हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी इससे मैच कर रही है। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं? बिकॉज इसकी तो एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है बेचारे की, ट्यूनिंग फॉक की तो एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है F0। इसकी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है कि मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज हैं? मल्टीपल फ्रीक्वेंसी। तो उसमें से कोई भी फ्रीक्वेंसी अगर इससे मैच कर गई तो इनके बीच में क्या डेवलप हो जाएगा बेटा? रेजोनेंस। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। इसका प्रैक्टिकल भी हमें कॉलेज में करवाता है। आपने प्रैक्टिकल कॉलेज में किया होगा, बहुत सारे बच्चों ने। जिन्होंने नहीं किया है वही हम आगे करने जा रहे हैं। वो आपके जेई एडवांस के पेपर में आता है, जिसको शायद सोनोमीटर कहते हैं। कुछ याद आ रहा है? हाँ सर। आप में से बहुत सारे बच्चों ने किया हुआ है, नहीं किया है तो अब देखिए, ये जेई एडवांस में पूछा जाता है बेटा। और इसी सोनोमीटर का एक और नाम भी होता है, इसे बोलते हैं मोनोकॉर्ड। क्या बोलते हैं बेटा? मोनोकॉर्ड। बड़ा ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है। किसके प्रिंसिपल पे काम करता है साहब? रेजोनेंस। किस पे काम करता है? पहला काम इससे करते क्या है? इट इज यूज्ड टू फाइंड velocity of, it is used to find velocity of string, traveling waves on a string. It is used to find क्या? traveling waves on string. बोलो, बात समझ में आती है? यस सर। ध्यान से देखिएगा अरेंजमेंट क्या होता है। इसका अरेंजमेंट काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो प्लीज सी क्या करते हैं। जिन बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया है उन्हें खुद ही याद आ जाएगा कि क्या कराया गया था उन्हें लेबोरेटरी में। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज ध्यान से देखिए। एक क्या लेते हैं? लकड़ी का बॉक्स। इस लकड़ी के बॉक्स में यहाँ पर ऐसे करके क्लैंप कर देते हैं। क्लैंप करके एक रस्सी होती है और इस रस्सी को एक पुली के ऊपर से पास करा देते हैं ऐसे करके, और पुली से ऊपर पास करा के यहाँ से हम कोई भी एक वेट टांग देते हैं। वेट टांग देते हैं। मान लो मैंने m मास टांग दिया टू मेंटेन अ कांस्टेंट टेंशन इन दिस रस्सी। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। इसके अंदर 2 क्लैंप होते हैं। क्लैंप समझते हो? इस तरीके के क्लैंप बोल सकते हो इन्हें C1 C2, या ब्रिजेस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ब्रिजेस। इसको मैंने क्या बोल दिया? इसको मैंने क्या बोल दिया? ऐसे मान लो तुम कि C1 को मैंने क्या कर दिया है? फिक्स। और C2 को मैंने क्या कर दिया? मूवेबल। तो अब तुम समझो पहली चीज, डू यू अंडरस्टैंड दिस? अगर गलती से भी इस रस्सी पर स्टैंडिंग वेव बनेगी तो ये पॉइंट और ये पॉइंट तो नोड ही होना चाहिए भाई। हाँ सर। अगर ये जो लेंथ है, इस लेंथ की किसी भी वैल्यू पे स्टैंडिंग वेव बन जाएगी, या इसकी एक सर्टेन वैल्यू होनी चाहिए? सर एक सर्टेन वैल्यू पे बनेगी। इस लेंथ को एक सर्टेन वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए। बोला हाँ या ना? यस इसीलिए ये वाला क्लैंप फिक्स है और ये C2 मूवेबल है। इसको आगे पीछे मूव करा के यू कैन एडजस्ट दिस लेंथ बिटवीन द 2 क्लैंप्स। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। बोलो भैया हाँ कि ना? बहुत अच्छी बात है। आगे यहां पर नीचे एक स्केल लगा होता है। क्या लगा होता है?
स्केल स्केल लगा होता है। 0 to 100 सेंटीमीटर approximately. उस स्केल का काम क्या होगा? ऑब्वियसली स्केल से आप क्या रीड करोगे? लेंथ कितनी है कैसे पता चलेगा? Readings. स्केल से नापेंगे। बोलो बत्ती बात समझ में आ गई? अब Yes जो sir. मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। मैंने यहां पर एक ट्यूनिंग फॉक लिया और ट्यूनिंग फॉक यहां पे जोड़ दिया, इस पे यहां कनेक्ट कर दिया, और ट्यूनिंग फॉक के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है? f0। बोलो बात समझ में आती है? तो बेटा जब ये ट्यूनिंग फॉक ऐसे करके f0 से ऑसिलेट करेगा तो ये रस्सी भी कितने फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने की कोशिश करेगी? या किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगी रस्सी। मानते हो कि नहीं मानते हो? नाउ टेल मी, जब तू यहाँ पर f0 से इसको ऑसिलेट कराएगा तो क्या जरूरी है यहाँ पर स्टैंडिंग वेव बन जाए? कोई जरूरी नहीं। उसके लिए टेन को क्या होना पड़ेगा? λ/2 का मल्टीपल होना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आती है? Yes. अगर ये λ/2 का मल्टीपल कर दूं तो क्या इतने पोर्शन में एक स्टैंडिंग वेव बन जाएगी? सर और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी से क्या कर गई तो हम बोल देंगे दोनों के बीच में क्या आ गई? रेजोनेंस। मुझे आंखों से कैसे पता चलेगा कि रेजोनेंस आ गई? ये रस्सी के एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो मुझे देख के लगेगा कि भैया क्या आ गया है? रेजोनेंस आ गया है। बोलो बात समझ में आती है? तो आप समझो क्या करते हैं। अंडरस्टैंड व्हाट डू वी डू? स्कूबी डू डू। इधर देखो, ये वाला क्या है? क्लैंप मूव कर रहा है, फिक्स है। लिसन पहला काम मैं ये करूंगा कि एक कागज का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं। किस तरीके का टुकड़ा लेते हैं? ऐसे। तुम लोगों ने बचपन में किया है? गुलेल बनाई है? गुलेल हाँ सर बनाई है। हाँ देखो, ऐसे कागज का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं ऐसे करके, और इसको ऐसे करके फोल्ड कर देते हैं। हाँ सर फोल्ड। और ऐसे करके फोल्ड करके इस तार के ऊपर यहाँ रख देते हैं। इस तार के ऊपर यहाँ क्या रख देते हैं? रख देते हैं। क्यों रखते किया है हैं? प्रैक्टिकल में। काफी बच्चों ने नहीं किया है ना बेटा। जिन्होंने नहीं किया उनको बता रहा हूं मैं। ये जो कागज का टुकड़ा आप यूज करते हैं इसको क्या बोलते हैं? पेपर राइडर। Yes. व्हाट डू वी कॉल इट? और ऐसा भी मत करना 200-400 किलो का राइडर ले लिया, रस्सी तोड़ दी। हल्का होता है, कागज का लेते हैं बेटा, पेपर राइडर। बोलो बात समझ में आती है? एकदम छोटा पीस ऑफ पेपर। तो जे लगा दिया मैंने पेपर राइडर। बोलो पक्की बात? आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप तुम्हें समझ में आएगा। देखो भैया, ये क्लैंप मैंने क्या करा? अभी मान लो इस लेंस पर स्टैंडिंग वेव मुझे नहीं दिख रहा, स्टैंडिंग वेव बनती हुई। अब मैंने इस वाले क्लैंप को ऐसे समझ ऐसे मूव कराना शुरू किया, 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 मूव कराना शुरू किया। किसी ना किसी लेंस पे तो स्टैंडिंग वेव बनेगी। जिसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी इससे क्या कर जाएगी? मैच कर जाएगी। यानी कि क्या आ जाएगा? रेजोनेंस आ जाएगा। बोलो यस और नो। तो मान लो पहली बार जब ऐसा हुआ तो यहां पर ऐसा हुआ कि स्टैंडिंग वेव बनी, और स्टैंडिंग वेव बनने से इसका कोई ना कोई हार्मोनिक, भाई अगर इस लेंथ पर स्टैंडिंग वेव बनेगी तो इसका कोई ना कोई हार्मोनिक इसके साथ क्या कर जाएगा? मैच कर जाएगा। तो मैंने क्या बोल दिया? ये क्या आ गया? फर्स्ट रेजोनेंस। इज दैट क्लियर और नॉट? माय क्वेश्चन टू यू, क्या जरूरी है कि वो फर्स्ट हार्मोनिक ही हो? इसका कोई भी हार्मोनिक हो सकता है भाई। इस इतनी लेंथ ऑफ रस्सी का कोई भी हार्मोनिक इससे मैच कर सकता है कि नहीं? बोलो यस और नो। तो मान लो, जस्ट अज्यूम, तुम्हें सिर्फ फील दिलाने के लिए, मान लो कौन सा हार्मोनिक मैच किया था? सेकंड मैच किया था। जरूरी नहीं है सेकंड मैच करे हमेशा, हो सकता है थर्ड मैच कर रहा हो। क्या यहां तक कोई डाउट है? पूछना है तो पूछ लो, वरना इसके आगे सीधे मैं खत्म कर दूंगा। बोलो क्लियर है इतना? Yes, sir. आप बताओ, क्या बेटा मैं ये वाली लेंथ नोटिस कर सकता हूं? L1। Yes, sir. मुझे लेंथ मिल गई L1। इस स्केल की मदद से मैं इस लेंथ को रीड कर लूंगा। आई नो दिस L1 नाउ। डू आई नो दिस L1? क्या आ गई है? फर्स्ट रेजोनेंस। एक बड़ा सवाल, सर आपको रेजोनेंस पता कैसे चला? आ गई। देखिए, जब रेजोनेंस आएगी, रेजोनेंस आने का मतलब इस पर क्या बन जाएगी? स्टैंडिंग वेव। उस स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इससे? और हमें पढ़ाया गया था कि जब फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाती है तो एम्पलीट्यूड्स बहुत हार्ड हो जाते हैं। तो जब एम्पलीट्यूड बहुत ऐसे लार्ज हो जाएंगे तो ये जो आपने राइडर इस पे कागज का टुकड़ा रखा था, ये कागज का टुकड़ा गिर जाएगा नीचे। ये कागज का टुकड़ा क्या कर जाएगा? नीचे गिर जाएगा। तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया अब ऑसिलेशंस बहुत तेजी से हो रहे हैं,
राइडर गिर गया है, यानी कि रेजोनेंस आ गई है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब सुनो बेटा, अब मैंने क्या किया, अब बेटा मैंने पहली रेजोनेंस अचीव करी, उसकी लेंथ नोट कर ली L1। फिर से मैंने ये वाला जो क्लैंप C2 है इसे और इधर लेके गया और इधर लेके गया और अगली रेजोनेंस ढूंढी। अगली रेजोनेंस मतलब अगली वो लेंथ ढूंढी, अगली वो क्या ढूंढ ली, लेंथ। यानी कि फिर से एक बार इस रस्सी पे क्या बन जानी चाहिए, स्टैंडिंग वेव, जिसकी फ्रीक्वेंसी इससे क्या कर जाए। तो कॉमन सेंस बताओ, बेसिकली एक लूप एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा इसमें कि नहीं। तो जब यहाँ नोड था तो जब तू इसको यहाँ लेके आएगा तो स्टैंडिंग वेव तब तक नहीं बनेगी ना जब तक एक पूरा एक लूप और नहीं मूव कर जाएगा। नाउ माय क्वेश्चन, कैन यू नोट डाउन दिस लेंथ L2? Yes. How many of you understand that L2 minus L1 has to be lambda by 2? Yes, sir. क्या मुझे यहाँ से लेमडा मिल जाएगा? Yes, sir. तो अगर मुझे लेमडा मिल जाएगा तो इस पर जो वेव की वेलोसिटी होगी वो f इंटू लेमडा होगी। और फ्रीक्वेंसी मुझे पता नहीं है, मुझे पता है फ्रीक्वेंसी क्योंकि ये रस्सी उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रही है जिससे ट्यूनिंग फॉर्क है, क्योंकि रेजोनेंस में है दोनों। समझ आ रही है बात की नहीं? Yes. f की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ, इंटू 2 इंटू। इस फॉर्मूले की मदद से आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग वेव। यही तो निकालने निकले थे हम अपने घर से कि वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग वेव कितनी है इस पर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मुझे एक बात बताओ बेटा, सोच के बताओ, क्या मैं फर्दर इस इंफॉर्मेशन से ये निकाल सकता हूं कि इस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करने के लिए यहां मुझे कितना वेट टांगना पड़ेगा? क्योंकि ये जो आपने इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को कैलकुलेट किया, इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को फर्दर किससे इक्वेट किया जा सकता है? और आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि जो टेंशन है वो mg के बराबर होगी। तो जो टेंशन mg के बराबर होगी, इससे मैं m की वैल्यू भी कैलकुलेट। IIT में बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, कई बार वो ये दे देगा मास पूछ लेगा, कई बार मास पूछेगा तो लेंथ पूछ लेगा, कई बार सब दे देगा तो f0 पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. ये सोनोमीटर का क्या है, वर्किंग किस प्रिंसिपल पे काम करता है? रेजोनेंस प्रिंसिपल पे काम करता है। बोलिए बात समझ में आती है? एनी डाउट्स? Yes, sir. हाँ एक मिनट दिशा, यू हैव एनी डाउट्स? Yes, sir. प्लीज आस्क। हमने L2 माइनस L1 निकाला, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके F0 से मल्टीप्लाई करके वेलोसिटी फाइंड करा। पर ये तो तब होता है ना जब हम स्टैंडिंग वेव बनाते हैं, तो ट्रैवलिंग वेव का वेलोसिटी कैसे मिल गया? बेटा ट्रैवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव का वेलोसिटी सेम ही होता है ना? ट्रैवलिंग वेव का वेलोसिटी अगर v है बट स्टैंडिंग वेव का वेलोसिटी तो 0 होता है ना। अरे जीरो कहाँ होता है बेटा, दो नोड के बीच में तो एनर्जी ट्रैवल करती है, कितनी बार बतानी पड़ेगी? ओके सर, यस थैंक यू। रिमेंबर और नॉट? यस सर। बोलो बच्चों, क्या मोनोकॉर्ड समझ में आ गया आपको? बोलो क्लियर है? यस सर। बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए IIT में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। एक सिंपल सा सवाल मैं आपको दे रहा हूं, देखो IIT क्या पूछता है। प्लीज बात मत करिएगा। देखिए क्वेश्चन आया IIT के पेपर में, a sonometer wire resonates with a tuning fork with 5 antinodes between bridges when a mass of 9 kg is suspended. राइट? ये लिखा है पहली लाइन, आगे लिखा है नाउ when a mass capital M is suspended,
the same length between bridges resonate with the same tuning fork by having 3 antinodes. Find capital M. क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले जरा। 2 मिनट पहले मैं आपको दे रहा हूं, जस्ट अच्छे से क्वेश्चन रीड कर लीजिए कि क्वेश्चन कहना चाहता क्या है। पढ़ लिया? यस सर, यस सर। चलो भाई देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 100 सोनोमीटर का वायर है और वो किससे रेजोनेट कर रहा है? एक ट्यूनिंग फॉर्क से। तो एक मोटे मोटे फोटो बनाते हैं। मोटी मोटी फोटो ये कहती है कि ये एक ब्रिज है, ये दूसरा ब्रिज है। बोलो यार इससे क्या कनेक्टेड है? और इसके बीच की जो रस्सी है वो इसके साथ रेजोनेट कर रही है। रेजोनेट का मतलब कि यहाँ पे जो स्टैंडिंग वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? तो मान लेते हैं ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी है? f0। और ये रस्सी रेजोनेट कर रही है कितने एंटीनोड्स के साथ? तो 5 एंटीनोड का मतलब होता है, अरे समझ रहे हो, ऐसी है रस्सी। बोलो नहीं आई बात समझ में? यानी कि अभी ये रस्सी कौन से हार्मोनिक में है? बता दो कौन से हार्मोनिक में है? अबे 5 ही तो हुए, 1 2 3 4 5। नाउ दैट मीन्स इस रस्सी का जो 5th हार्मोनिक है उसकी फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर रही है? f0 से। इज दैट क्लियर और नॉट? अच्छा दूसरी चीज, यहाँ से मास कितना सस्पेंडेड है? 9 kg। तो आप मुझे एक बात बताइए, इसके 5th हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं ये लेंथ कितनी मान लूं दोनों ब्रिजेस के बीच की, अगर मैं दोनों ब्रिजेस के बीच की लेंथ कितनी मान लूं? L। तो बताओ इसके 5th हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? व्हाट इज द हार्मोनिक ऑफ 5v/2l। 5v/2l यानी कि 5/2l इंटू अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू। बोलो यस। यस सर। अच्छा क्या मैं लिख सकता हूं दिस इज 5/2l इंटू अंडर रूट ऑफ 9g बाई म्यू, क्योंकि टेंशन 9g के बराबर होगी। हाँ यस सर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये किसके बराबर है? क्योंकि रस्सी इसके साथ रेजोनेंस में। बोलो बात समझ में आ गई? अब कहानी क्या है? आगे कहानी पढ़िए साहब, आगे पढ़िए कहानी। अब आपने मास कितना कर दिया है? कैपिटल M। लेकिन क्लैंप्स के ब्रिजेस के बीच की लेंथ चेंज करी है क्या, या वो सेम ही है? नो सर, सेम है। यानी कि ये सेम लेंथ की रस्सी, L लेंथ की रस्सी, जब मैंने मास क्या कर दिया बेटा? तो बताओ कैपिटल M चेंज करने से हुआ क्या होगा? इसको समझने की कोशिश हम लोग थोड़ी सी कर लें अगर, तो मजा आ जाएगा। इसी सेम ट्यूनिंग फॉर्क से रेजोनेट कर रही है, f0 से। कर रही है कि नहीं? अब बता, जब तूने यहाँ मास चेंज किया क्या टेंशन बदल गई? यस सर। टेंशन बदल गई तो क्या वेलोसिटी बदल गई? यस सर। वेलोसिटी बदल गई तो क्या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बदल गई? यस। तो अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बदल गई तो अब इसमें उतना ही हार्मोनिक होगा कि डिफरेंट हार्मोनिक्स होंगे? डिफरेंट हार्मोनिक। अब वही लिखा हुआ है द सेम लेंथ बिटवीन ब्रिजेस रेजोनेट विद द सेम ट्यूनिंग फॉर्क बाय हैविंग हाउ मेनी एंटीनोड्स? 3 एंटीनोड। यानी कि अब ये रस्सी सिर्फ कितने लूप में वाइब्रेट करती हुई दिख रही है मुझको? 3 लूप में। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अब जो इसका 3rd हार्मोनिक है उस 3rd हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी इसके बराबर होगी? यस सर। तो बताओ इसका 3rd हार्मोनिक कैसे लिखोगे? हाउ विल यू राइट इट 3rd हार्मोनिक? 3v-2l। बट टेल मी वन थिंग, क्या ये भी और ये भी सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग रहेगा। अलग क्यों रहेगा? क्योंकि टेंशन सेम है कि टेंशन अलग हो चुकी है? अलग है। बहुत अच्छी बात है बेटा। 3/2l। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्या नई टेंशन कैपिटल Mg अपॉन म्यू होने वाली है? बोलो यस सर। और ये भी किसके बराबर होना चाहिए बेटा? f0। तो इसको देखेंगे
और इसको देखेंगे, इन दोनों को देख के मुझे ये पता चल रहा है कि दोनों का अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो ये पूरा माल मसाला और ये पूरा माल मसाला क्या होना चाहिए? इक्वल। इसको अगर मैं इक्वल कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 12 cancel. 25 रूट में Yes, sir. कैंसिल, जी कैंसिल। जो भी कैंसिल हो जाए मुझे सीधे सीधे आंसर बता दो, आंसर क्या आ रहा है? 25 kg। 45/3। m की वैल्यू 45/3 नहीं आएगी बेटा, 25 25 की आएगी। हाँ Yes, sir. अरे आ रही है क्या 25 kg की नहीं आ रही है? हाँ सर आ रहे हैं। Yes, sir. ये IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या इस तरीके का क्वेश्चन कर पाएंगे आपकी नहीं? Yes, sir. Sir. एनी प्रॉब्लम्स? नो सर। चलिए बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इधर, बात नहीं करना। FF से क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म FF? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोनोमीटर वायर is increased by 6 hertz when tension increases by 44%. When tension increases by 44%. Now, if we keep the tension same, if we keep the and increase length by 20, then fundamental frequency will, option A, increase by 5 hertz, option B, decrease by 5 hertz, option C, remain same, option D, decrease by 6 hertz. निकाल के दिखाइए क्या आंसर आएगा। Sir. हाँ बोलो बेटा। Sir. No. हाँ बोलो बोलो। Decrease by 5 hertz. डिक्रीज बाय 5 हर्ट्ज। हाँ भाई ऐसा ये कह रही है कि डिक्रीज बाय 5 हर्ट्ज। अब सर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब किससे कंपेयर कर रहा है जो नया आ रहा है? जो इनिशियल है एकदम स्टार्टिंग में की ओरिजिनल से, हाँ ओरिजिनल से, ओरिजिनल से। I'm getting remain same. You're getting remain same. Okay. सर इमेज सेम होगा क्या? चलो देखते हैं। एक बात बताओ, सोनोमीटर वायर है, सोनोमीटर वायर है, पर को पता है क्या होता है? बताओ सोनोमीटर वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी कितनी?
V/12 अरे फंडामेंटल कितनी होगी? V/12 because n is 1. अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इसे 1/12 इंटू रूट टी बाई म्यू लिख सकता हूँ? Yes sir. तो पहले केस में लिखा हुआ है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोनोमीटर वायर इज इंक्रीज्ड बाय 6 हर्ट्ज जब टेंशन कितने से इंक्रीज की जाती है? 44%. तो क्या इसकी लेंथ चेंज करी है कि टेंशन चेंज करी है? Tension. तो इसका मतलब अगर आपने अभी लेंथ चेंज नहीं करी है तो एल कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, यानी कि यहां से मुझे समझ में आता है कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना? रूट टी. देखो मैं इस इंफॉर्मेशन को कैसे एक्सप्लॉइट करूंगा। जब टेंशन टी थी, जब टेंशन कितनी थी, तो मान लेते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी? एफ। तो क्या एफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी? जल्दी बोल हाँ या ना। Yes sir. आप बताओ नई टेंशन कितनी हो गई है? 1.44 t. नई टेंशन हो गई है 1.44 टी, और जो नई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है दैट इज एफ प्लस 6। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes sir. तो यहां से मुझे क्या मिला? यहां से मुझे मिला एफ प्लस 6 अपॉन एफ इज इक्वल टू रूट ऑफ 1.44। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? Yes sir. रूट ऑफ 1.44 होता है 1.2, यानी कि मुझे मिल जाएगा एफ प्लस 6 इज इक्वल टू, यानी कि 0.2 एफ इज इक्वल टू 6, एफ इज इक्वल टू 30. यानी कि इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी कितनी? 30। बोलो इतनी बात समझ में आती है? अब देखो, अब दूसरे पार्ट में मैंने टेंशन क्या कर दी है बेटा? टेंशन क्या कर दी है? सेम, लेकिन लेंथ कितने से बढ़ा दी है? 20%. तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई थी 30, ध्यान सुनना ध्यान से, जो शुरुआत में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी एफ, एफ क्या वो एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी? अब बोलो। Yes sir. तो अगर शुरुआत में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ है तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L। यस और नो? और जो नई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है एफ प्राइम, आप में से कितने लोगों को समझ में आता है? दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू 1.2L। Yes sir. Yes sir. लेंथ को 20% क्या किया गया है? Increase. तो 20% इंक्रीज मतलब L प्लस 0.2L। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes sir. तो यहां से बताओ एफ प्राइम अपॉन एफ कितना आ रहा है? दिस डिवाइडेड बाय दिस कितना आएगा? L/L 1.2. L डिवाइडेड बाय दिस। तो 1/1.2 कितना होता है बेटा? 5/6. तो क्या है, यहां से मुझे एफ प्राइम एफ इंटू 5/6 मिल जाएगा, और एफ की वैल्यू मुझे पता है 30 है, तो ये एफ प्राइम कितना आ गया? 25 हर्ट्ज। यानी कि अब जो नई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो 25 हर्ट्ज है। करेक्ट आंसर यही है बेटा, डिक्रीज बाय 5 हर्ट्ज। नहीं आया समझ? अब सर मैंने क्वेश्चन रीड करने में एरर किया, वो एफ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो नाउ इफ वी कीप द टेंशन सेम है, यानी टेंशन इंक्रीज करके ये लेंथ इंक्रीज करे कि ओरिजिनल का ही बस लेंथ इंक्रीज करे? ओरिजिनल का ही बस। ओके सर, उसके वजह से मिस्टेक। सर जो टेंशन है वो 1.44 ही रखा है ना वहाँ पे? कहाँ पर? मतलब वो सेकंड केस में जहाँ पे आपने लेंथ बढ़ाया 1 और 20% से, तो वहाँ पे वो टेंशन जो है 44% से इंक्रीज वाला ही है ना? नहीं बेटा, 44% से इंक्रीज वाला नहीं है, क्योंकि अगर अच्छा, मैं इनिशियल है। 44% से इंक्रीज वाला लूंगा तब तो फंडामेंटल 36 हो जाएगी। अच्छा ओके सर। नहीं आई बात समझ में? हाँ सर आ गई। क्योंकि ओरिजिनल 30 है टी पर, तो 1.44 पर तो 30 प्लस 6 36 हो जाएगा ना, तब तो आंसर ना हो जाएगा, क्योंकि 36 में से 25 माइनस करोगे तो 11 हर्ट्ज से घटेगी। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ सर। सर हाँ बोलो बेटा। सर अगर लेंथ इंक्रीज करे तो म्यू भी तो चेंज होगा ना? बेटा सोनोमीटर वायर है, सोनोमीटर वायर, सोनोमीटर वायर में लेंथ कैसे चेंज करते हैं? खींचते नहीं है, वो क्लैंप को आगे बढ़ा दिया है मैंने। समझ आ रहा है? यस सर। अरे बेटा जो 2 क्लैंप थे उसमें एक क्लैंप को फिक्स किया था, दूसरे वाले क्लैंप को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगा तो लेंथ बढ़ जाएगी उसकी कि नहीं बढ़ जाएगी? क्या म्यू चेंज जाएगा उसका? तो सेम ही रहेगा। समझ आ रही है बात की नहीं? इसीलिए बेटा यहाँ इंपॉर्टेंट है कि सोनोमीटर वायर है, इसको ध्यान से देख लेना। बोलो भाई, एनी डाउट्स? चलो बताओ फिर ईमानदारी के साथ, जितना आज पढ़ाया है क्या सारी चीजें समझ में आ गई हैं? यस सर। कहीं भी कुछ डाउट है? हाँ बोलो बच्चे। सर सोनोमीटर में आपने बोला था कि जो वायर है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम नहीं रहेगा, मतलब वो समझा नहीं मुझे।
बेटा फ्रीक्वेंसी सेम नहीं रहेगा मतलब इधर देखो, ये तुम्हारा सोनोमीटर है, इस सोनोमीटर में इन दो एंड्स के बीच में जो रस्सी है एल लेंथ की, ये एक फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर सकती है कि बहुत सारी फ्रीक्वेंसी से? सो वो क्यों? अरे यार पूरी रामायण खत्म हो गई, अब तुम पूछ रहे हो सीता किसका बाप है। एक बात बताओ बेटा, ये एल लेंथ की रस्सी है, दोनों एंड पर क्लैम्प्ड है, इसकी लेंथ फिक्स है, तो ये एक ही फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगी कि बहुत सारी हो सकती है इसकी फ्रीक्वेंसी? इट कैन हैव n नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। उसी का तो फॉर्मूला nv/2l होता है, n की वैल्यू चेंज करते चले जाओ। ये एक लूप में भी ऑसिलेट कर सकती है, 2 में भी कर सकती है, 3 में भी कर सकती है। ये पढ़ा था अपन ने, नहीं पढ़ा था? यस कैसी बातें कर रहे हो बच्चे? और बताओ, और कोई डाउट है तो पूछो। सिली से सिली डाउट है तब भी पूछ लो भैया, दिल में रखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी बता दिया है। Sir, in the question that we solved earlier, where you equated the frequencies to identify the node. Yes. This So one or the previous one? The previous one, the first question, I think. This is the one. No, before this. The This one one? that we had to find the minimum equal frequency, so that Okay. that position acts as a node. This one. Yeah, so over here, sir, I didn't understand, like, why did you equate the frequencies? Like, why does that position act as a node when the frequencies are same? Could you explain? बेटा मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इस पॉइंट को एब्सोल्यूट नोड बनाना है। बोलो बात समझ में आती है? Yes. सपोज मैंने एक फ्रीक्वेंसी ली 100 हर्ट्ज, Okay. उस 100 हर्ट्ज पे यहाँ तो स्टैंडिंग वेव बन रही है, हाँ. पर यहाँ नहीं बन रही। Okay. तो इस स्टैंडिंग वेव से तो ये पॉइंट नोड हो जाएगा। हाँ. पर इधर से क्या नोड होगा? नहीं। तो ये तो हिला रहा होगा इस पॉइंट को। हाँ. तो एब्सोल्यूट नोड कब होगा? अच्छा, जब दोनों के फ्रीक्वेंसीज मैच होते हैं तो इट विल एक्ट लाइक अ नोड फॉर बोथ। समझ आ गई बात? ओके सर, यस, थैंक यू। ऐसे समझ ले, मान ले इसकी फ्रीक्वेंसी बेटा 50 हर्ट्ज है, इसकी फंडामेंटल 50 है, और इसकी फंडामेंटल कितनी मान ले? 30। तो अगर मैं 50 से ऑसिलेट कराऊं तो यहीं तो स्टैंडिंग वेव बनेगा, यहाँ तो बनेगा ही नहीं। हाँ। क्योंकि इधर की जो फ्रीक्वेंसीज है वो 50 के मल्टीपल्स में है, इधर की फ्रीक्वेंसी 30 के मल्टीपल्स में है। तो वो पहला नंबर कब आएगा? जब दोनों तरफ से स्टैंडिंग वेव बन जाएगी। यस सर, ओके। यू विल टेक द एलसीएम ऑफ बोथ, यस और नो? यस। That is 150 hertz, 3 times of this and 5 times of this. I hope now you are clear. Yes? Yes, thank you. Any other doubts? Yeah. सर मुझे सिर्फ एक कंफर्म करना था, हमने जब भी स्टैंडिंग वेव पे पोजीशन ऑफ नोड लोकेट किया था उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला 2n+1 into λ/4 आया था कि वो एंटी नोड के लिए था। हाँ, वो तो डिपेंड करता है ना इक्वेशन कौन सी ली है। मतलब कोई भी एंटी नोड λ/4 के सेपरेशन पे होंगे नोड से, और दो एंटी नोड्स λ/2 के सेपरेशन पे होंगे कंसेक्यूटिव। वो ठीक है, पर जब भी हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन लोकेट कर रहे हैं एक्स होगा, तो उनके लिए फॉर्मूलाज कैसे डिटरमाइन करेंगे? वो बेटा इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। सर मतलब बेटा इधर देख, अपने आप समझ में आएगा, अभी समझाता हूँ। स्टैंडिंग वेव की दो इक्वेशन पॉसिबल है। या तो इक्वेशन क्या हो सकती है, बोलो? एक साइन के एक्स और एक कॉस के एक्स के साथ। बोलो पक्की बात समझ में आ गई? हाँ। अब देखो सबसे सिंपल तरीका देखने का क्या है। मान लो तुमने ये वाली इक्वेशन अलग अलग हमारे पास आती है, वो हम लोग कैसे बोलेंगे कि जब भी साइन के एक्स आ रहा है और कभी कॉस के एक्स? वो बेटा देख के बोलना पड़ेगा ना, अभी दिखा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। मान लो ये वाली स्टैंडिंग वेव ली, तो क्या ये एम्पलीट्यूड है? हाँ। अब बताओ इसमें x0 डालो। हाँ सर, तो 2a 0 हो जाएगा, y भी 0 बन, इसका मतलब x0 पे नोड बन रहा होगा। हाँ। तो x0 पे नोड बन रहा होगा, तो x0 पे अगर मुझे नोड बनाना है तो यानी कि x = 0 पर मैं क्या लेके चल लूंगा? और नोड ले लेंगे। बस यहाँ से चेंज करते जाएंगे, λ/4 पर एंटी नोड, फिर λ/4 पर नोड, फिर λ/4 पर एंटी नोड, फिर λ/4 पर नोड, फिर λ/4। समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर, और जब भी हम लोग सेकंड इक्वेशन में डाल देंगे तो वही हमारे पास एंटी नोड हो जाएगा। जब हम सेकंड इक्वेशन में x = 0 डाल देंगे तो यहाँ पर x = 0 डालने से y 2a आ रहा है। 2a मतलब x = 0 पे क्या बन रहा होगा? एंटी नोड बन रहा होगा। तो बस ये वाली वेव ऐसी बन जाएगी। नहीं आया समझ में अभी भी? हाँ सर।
सर पर हम लोग ने लास्ट टाइम एक डिराइव किया था ना कि पोजीशन ऑफ नोड विल बी इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाय बेटा 4। वो इस इक्वेशन के लिए रिवर्स हो जाएगा नोड और एंटी नोड। ओके अरे इसका जहाँ नोड है इसका वहां एंटी नोड है, इसका जहाँ एंटी नोड है इसका वहां नोड है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर ठीक है। इसीलिए बेटा एक चीज समझो, इसीलिए जब भी हम रस्सी वाले केस की बात करते हैं, चाहे वो रस्सी दोनों एंड पर बांधी हो मैंने, चाहे वो रस्सी मैंने एक एंड पर बांधी हो, रस्सी वाले केस में बच्चों कॉमन सेंस से सोच के बताओ, ये वाली वेव इक्वेशन लोगे कि ये वाली लोगे? फर्स्ट वाली, बिकॉज चाहे रस्सी दोनों एंड पर बंधी है चाहे एक एंड पर बंधी है, ये जो x = 0 वाला पॉइंट है ये तो दोनों ही केस में नोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ। यानी कि इसका एम्पलीट्यूड तो 0 आना चाहिए, तो x = 0 पे 0 इसमें आएगा। समझ आई बात की नहीं आई? ठीक है सर, इसलिए ये वाली लेके चलते हैं। बोलो अभी डाउट क्लियर हो गया? सर एक और चीज, जब भी हम लोग ने फर्स्ट इक्वेशन जो 2a sin kx वाला यूज किया, उसमें हमारे पास नोड की वैल्यू रहेगी n λ/2। परफेक्ट। और सर जो सेकंड वाले में नोड की वैल्यू रहेगी 2n + 1 * λ/4। 2n + 1 या -1 वो कुछ भी ले सकते हैं। हाँ सर ठीक है सर, बहुत अच्छी। और सर हम लोग को 2n + 1 और 2n - 1 होगा, वो कैसे बोल रहे हैं? वो डिपेंड करता है हमने n क्या चूज किया है। n 0 से डालोगे तो 2n + 1 ले लो, 1 से डालोगे 2n - 1 ले लो। ठीक है सर ठीक है, थैंक यू सर। सर हमें फर्स्ट वाली लेनी है ना सर इक्वेशन? हाँ रस्सी के लिए ये वाली लेनी। ठीक है, ओके सर। बोलो बच्चों, क्या कोई अभी भी डाउट है या जो भी आज आपने पढ़ा है? दो क्वेश्चन डाउट है, एक एक करके। हाँ बोलो। क्वेश्चन ऐसा था, which of the following properties of the wave is independent of the other? बेटा मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वो क्वेश्चन Which था property of the wave is independent of the others? हाँ बोलो। Their amplitude, velocity, wavelength, frequency. क्या कह रहे हो? Which of the following frequency क्या है? Independent of the other. अदर मतलब एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, वो अलग है बाकी सबसे। हाँ क्या पूछा है? एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। क्या दिक्कत है इसमें? क्या होगा बता। हमें वेलोसिटी दिया। क्या दिया रखा है? वेलोसिटी फॉर अ सिंगल एम्पलीट्यूड होना चाहिए ना, नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑल अरे अदर्स। रुको तो सही, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही एम्बिगुअस है। फॉर अ सिंगल स्ट्रिंग बात कर रहे हो या किसी भी अलग स्ट्रिंग की बात कर रहे हो? सर कुछ मेंशन नहीं किया। हाँ तो फिर तो बेटा वेलोसिटी होगा ना। एक बात बताओ अच्छा सोच के, रस्सी पर चलने वाली वेव की जो वेलोसिटी है वो डिपेंड किस पे करेगी? टेंशन एंड मास डेंसिटी। नहीं बेटा, वो तो सिर्फ रस्सी की फिजिकल प्रॉपर्टीज टेंशन और म्यू पे डिपेंड करेगी ना। लैम्डा फ्रीक्वेंसी पे करनी तो वो लैम्डा फ्रीक्वेंसी पे भी तो डिपेंड करेगी ना। नहीं बच्चे, अच्छा एक बात बताओ, सोचो आराम से, सोचो अपने आप समझ में आएगा। ये एक रस्सी है भाई, ये क्या है? एक रस्सी, और यही वो रस्सी है, आई जस्ट वॉन्ट यू टू फोकस हियर। ये दोनों रस्सियां सेम है, इन दोनों में सेम टेंशन है, सेम म्यू है। अब मैं आपसे जो पूछने जा रहा हूं वो आपको आपके सवाल का जवाब दे देगा। मैंने इस रस्सी को पकड़ के धीरे धीरे हिलाया, मतलब कम फ्रीक्वेंसी से हिलाया है। इसको पकड़ के मैंने जबरदस्ती जोर जोर से हिलाया है और ज्यादा एम्पलीट्यूड से भी हिलाया है। इन दोनों पर चलने वाली वेव की वेलोसिटी सेम होगी अलग अलग होगी? सेम होगी अलग अलग होगी? सेम होगी। वेलोसिटी सेम होगी बेटा, टी और म्यू सेम है, सेम स्पीड से एनर्जी आगे ट्रैवल करेगी। फ्रीक्वेंसी अगर तुम अपने हिसाब से चेंज करोगे तो वेवलेंथ उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। नहीं आई बात समझ में? और एम्पलीट्यूड का क्या इन तीनों में? बेटा एम्पलीट्यूड तो तुमने दिया ना, एम्पलीट्यूड तो तुमने दिया है, तुम्हारे सोर्स पे डिपेंड कर रहा है। जैसे समझो इधर, यहाँ समझना, यहाँ मान लो तुमने फ्रीक्वेंसी कितनी ली, 2 हर्ट्ज, और वेलोसिटी कितनी ली? वेलोसिटी कितनी ले लेते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड। यहां पर मैंने फ्रीक्वेंसी कितनी ली? इस पर वेलोसिटी सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। अंडरस्टैंड, इस रस्सी पर जब आप इसको 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से हिलाएंगे तो इस पे वेवलेंथ कितना आएगा? 5। वेवलेंथ 5 आएगा। v = f लैम्डा से 5 आएगा कि नहीं आएगा?
तो इस पर जो वेव क्रिएट होगी वो ऐसी क्रिएट होगी जिसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, जल्दी बोलो। 5 मीटर। जब तुम इसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी से हिलाओगे तो इस पर जो वेव क्रिएट होगी वो फिर कम वेवलेंथ की क्रिएट होगी। देखो जब तुम खुद से फील करो, जब तुम ज्यादा तेजी से हिलाओगे तो ऐसे डिस्टरबेंस क्रिएट होगा कि नहीं? तो अब जो इसकी वेवलेंथ होगी वो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगी। वेवलेंथ कितनी हो जाएगी अब? लेकिन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो प्रोडक्ट है एफ इंटू लैम्डा वो दोनों में सेम रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। सर बट आप एम्पलीट्यूड को तीनों के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो क्या? तीनों में से किसी के? एम्पलीट्यूड को एक्सप्रेस नहीं, इक्वेशन से मत देखो। एम्पलीट्यूड को मैं सोर्स की प्रॉपर्टी है, एम्पलीट्यूड तो मैं डिसाइड कर रहा हूं ना, बट एम्पलीट्यूड का वेलोसिटी का, ये जो वेलोसिटी इनका इन तीनों से कोई लेना देना नहीं है। तुम फ्रीक्वेंसी बदल दो उससे वेलोसिटी नहीं बदलने वाली है। तुम अगर फ्रीक्वेंसी बदलोगे रस्सी के ऊपर तो वेवलेंथ उसी हिसाब से क्या कर जाएगी? एडजस्ट कर जाएगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वेवलेंथ कम हो जाएगी। समझ आ रही है बात की नहीं आ रही है? एम्पलीट्यूड कैसा वेरी हो रहा है? एम्पलीट्यूड बेटा मैं वेरी करूंगा, मैं कितने ऊपर तक इसे हिला रहा हूँ ये मेरे ऊपर है। तो भी तो इंडिपेंडेंट ही हुआ ना फिर बाकी तीनों से। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड। यस यस यस, अगर इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हो तो हाँ सही बात है। तो सारी इंडिपेंडेंट टर्म है उसमें। बट सबसे एप्ट आंसर बेटा वेलोसिटी होना चाहिए। तो सर उसका A1 से चाहिए क्या? सबसे एप्ट आंसर उसका क्या होना चाहिए? वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड दोनों। वेलोसिटी होना चाहिए, वेलोसिटी। तो एम्पलीट्यूड भी बोला ना आपने अभी मेरे को सुनाई नहीं दे बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ? सबसे एप्ट आंसर, सबसे एप्ट समझते हो? सबसे एप्ट का मतलब द बेस्ट ऑफ ऑल शुड बी वेलोसिटी। सर और बताओ भाई, और कोई दिक्कत? सर एक और एक डाउट। हाँ QR कोड ये रहा। हाँ तब तक बोलो, डाउट पूछो। सर एक क्वेश्चन था कि फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम लाइंग बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स इज, तो उसका आंसर 0 क्यों होगा? क्यों बेटा? नहीं समझा मेरे को, मतलब एक बार बता। अरे एक बात बताओ बेटा, दो नोड्स के बीच के पार्टिकल की बात हो रही है। इधर देखो। QR कोड। अच्छा QR कोड जनरेट कर रहा है क्या? दिख रहा है? पहले इसको स्कैन करो फिर दिखाता हूं। हो गया। हो गया? चलो बेटा, आपने जो क्वेश्चन पूछा अभी आपको खुद चमकेगा। देखो इस बच्ची ने क्वेश्चन पूछा कि ये एक रस्सी है, यहाँ पर नोड है, यहाँ पर नोड है और यहाँ पर नोड है। जल्दी बताओ, इन दो नोड के बीच में कोई भी दो पॉइंट ले लो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा? इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा? 0। कैसे पता? अरे बेटा जब इस पे स्टैंडिंग वेव बनेगी तो ये स्टैंडिंग वेव ऐसी दिखती है कि नहीं दिखती है? तो बेटा जब ये अपने एम्पलीट्यूड पर होंगे, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पे, उसी इंस्टेंट पर ये भी अपने पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो दोनों अगर एक ही जगह है अपने पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पे तो कितना फेज डिफरेंस है? 0। अब बताओ सोच के, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यानी कि ये दोनों पॉइंट्स नोड, दोनों नोड्स के बीच में। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक पॉइंट तू नोड के इस तरफ ले ले, एक पॉइंट नोड के इस तरफ ले ले, मतलब ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, इनके बीच का फेज डिफरेंस 0 की पाए? पाए, क्योंकि ये जब अपने पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पर है तो ये कहां पर है? अपने नेगेटिव एम्पलीट्यूड। तो इनके बीच का फेज डिफरेंस पाई होता है और इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है बेटा? 0 होता है। कॉमन सेंस की बात है। सर लेते हैं ना कि नोड और एंटी नोड के बीच में π/2, तो फिर हम ऐसे नहीं लिख सकते कि π/2 फिर π फिर 3π/2। क्या 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 फिर से बोलो बेटा। सर वो नोड और एंटी नोड के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस होता है ना? नोड और एंटी नोड के बीच में π/2। हाँ ठीक है, फिर तो अच्छा ओके समझा मैं। सॉरी। QR कोड दोबारा दिखाऊं? ये लो सर और एक डाउट है। अब तुम्हारा भी लेक्चर है और मेरा भी लेक्चर है। सर नहीं है। हमारा नहीं है, मेडिकल बैच है। अरे तुम्हारा नहीं, मेरा तो लेक्चर है। सर 10 मिनट है, एक ही डाउट है। अरे हाँ जल्दी बोलो, अच्छा जल्दी बोल फटाफट। सर द एंगल बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी इन अ ट्रैवलिंग वेव।
इज तो 90 उसमें डिग्री। सर 0 π/2 पाई ऑल ऑफ दीज ऐसा दिया है। हाँ तो π/2 लगाओ। ऑल ऑफ तो दीज लॉन्गिट्यूडनल भी कंसीडर किया है क्या? नहीं, ट्रैवलिंग वेव है, ट्रांसवर्स है कि क्या लिखा हुआ है वर्ड? ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग से। हाँ तो बेटा ट्रैवलिंग में तो कुछ भी हो सकता है। हाँ ठीक है कैसे? सर। सर अच्छा एक बार बताओ। सर साइड हो 0 और सकती हो? π/2 समझ गया। अरे सुन लो बेटा, सुन लो मेरी बात। अगर ट्रांसवर्स लिखा होता तो क्या लिखते? 90। नाउ लिसन टू मी। मैंने जब पहले लेक्चर में समझाया था, सोचो साउंड जो मैं बोल रहा हूँ, क्या साउंड एक ट्रैवलिंग वेव है? हाँ सर। एनर्जी ट्रैवल कर रही है ना मेरे मुंह से तुम्हारे कान तक। हाँ सर। मीडियम कौन है? एयर के पार्टिकल। तो बेटा जैसे मान लो मेरे मुंह से एनर्जी ऐसे आगे जा रही है, तो एनर्जी तो आगे जा रही है, इतना फील कर पा रहे हो? लेकिन जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो तो आगे पीछे ऐसे ऑसिलेट कर रहे होंगे। बोलो यस और नो। हाँ सर। तो जब बेटा वो आगे जा रहे हैं तो एनर्जी के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहे हैं, जब पीछे आ रहे हैं तो कितना एंगल बना रहे हैं? 180। 180 डिग्री। सारे एंगल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? अब भी नहीं दिखे? हाँ दिख गया सर, दिख गया। दिख गए, बहुत अच्छी बात है। चलो बाकी सर अभी बीट्स भी बचा है ना? है क्या कह रहा है बेटा? बीट्स पढ़ाना बचा है ना? हाँ बेटा अभी बीट्स पढ़ाना बचा है। अभी बीट्स और डॉपलर सर इफेक्ट उससे क्वेश्चन आए थे आधे से ज्यादा तो 10 है। बहुत क्वेश्चन आए थे सर। बेटा वो मैंने बोला था, पता नहीं आपके जिसने भी पेपर सेट किया उसने डाल दिया होगा। आई हैड गिवन इंस्ट्रक्शन। मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग वाले बच्चों के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। आई हैड गिवन इंस्ट्रक्शंस, क्लियर इंस्ट्रक्शंस की उसी पार्ट में से डालें। अगर वो डाल दिया है तो नेवर माइंड, कोई बात नहीं। आगे वाले टेस्ट में अपन पढ़ लेंगे तो उसमें कर लेना, उसमें इतना पेन लेने की जरूरत नहीं है। समझ आई बात? ठीक है सर। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। आज जो Thank you, पढ़ा है sir. वो क्लियर है ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना भाई? नहीं सर आप QR कोड दिखा सकते हो एक बार? बेटा मैं 2 बार तो ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, फिर से क्रिएट कर देता हूँ। ग्रुप पे आ गया होगा बाय द वे आपके, अभी तक किसी न किसी ने शेयर कर दिया होगा। दिख गया? आया ही नहीं अभी, दिखेगा कैसे? आपके ग्रुप पे भेज दिया है बेटा किसी ने ऑलरेडी। ये लो आ गया। थैंक यू सर। ओके बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।